सो हेलो एवरीवन, वेलकम भाई। फर्स्ट एम्पायर में आपका स्वागत है। और भाई शुरू करने से पहले मैं आपको देना चाहता हूं भाई बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम जीत गए वर्ल्ड कप। ट्रॉफी आ गई हमारे घर पर। तो आज उसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज आपके सामने ये पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के पोस्ट मैच एनालिसिस की। तो हमारे साथ हैं हमारे और आपके चहीते दीपक सर। वेलकम सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सुपर कांग्रेचुलेशन सर। सर कैसा रहा सर कल का मैच? सर क्या कुछ रहा? मतलब कहते हैं ना, आपने दिल के लिए अच्छा नहीं था, बिकॉज बड़ी सारी धड़कनें ऊपर नीचे हुई एंड वर्दी ऑफ अ फाइनल। आई थिंक दोनों टीम्स जस्ट वर ब्रिलियंट एंड साउथ अफ्रीका, आई थिंक मुझे लगा थोड़ा सा अपने दे जस्ट पंच्ड अबव देयर वेट। उन्होंने अपनी बैटिंग तो सेकंड इनिंग्स में की है, मतलब लास्ट 5 ओवर छोड़ दीजिए, उसमें भी डेफिनेटली चलो इंडिया ने बॉलिंग बहुत बढ़िया की, पर वहाँ तक भी मैच को जो वो लेके गए हैं उस विकेट पे, इतनी भी इजी नहीं थी बैटिंग। ब्रिलियंट, मस्त। मतलब आई थिंक अगर किसी को टेम्पलेट देना है कि इंडियन स्पिनर्स को कैसे खेलना है, प्रेशर में डालना है, वो आई थिंक साउथ अफ्रीका ने देखा। इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ अ टेम्पलेट फॉर टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, पर ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बेटर साउथ अफ्रीका थी। और क्लियरली दिख रहा है कि वो जो इतने टाइट मैचेस जीत के यहाँ तक पहुँचे, तो उस चक्कर में उनकी गेम डिफरेंट थी आज। सर जैसे कि हमने देखा था जीटी के साथ भी आईपीएल में कि वो बहुत सारे क्लोज मैच जीत रही थी, लेकिन एंड में आते आते उन्होंने ट्रॉफी उठा ली थी। तो कहीं ना कहीं इस मैच से पहले आपके दिमाग में ऐसा कुछ था कि जो ये क्लोज मैच जीत के आई हैं, तो कभी मिलर मार देता है, कभी स्टब्स रन मार रहा है, कभी कोक रन मार रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कोई अच्छा चल जाएगा और कुछ हो सकता है ऊपर नीचे? सर नहीं, देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, द टाइम इंडिया वन द टॉस एंड चूज टू बैट, मेरे को इतना पता था कि अब काफ़ी हद तक इंडिया के फेवर में चीज़ आ गई है, बिकॉज इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इंडिया ने बहुत सी पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला है, पर स्टिल मुझे लग रहा था कि इंडिया का जो स्ट्रॉन्गर सूट है वो कहीं ना कहीं बॉलिंग है। और अभी आई वुड से कि दो हमारे गन बॉलर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया, अक्षर ने और कुलदीप ने, उससे भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियाँ हुई, क्या चीज़ हुई, बट स्टिल आई थिंक बॉलिंग डेफिनेटली वन इज दिस टूर्नामेंट, बिकॉज इंडिया ने काफ़ी फ्लॉलेस क्रिकेट खेली है थ्रू आउट एंड डिजर्विंग, दोनों टीम्स डिजर्विंग थे। आई थिंक ब्रिलियंट वर्ल्ड कप, जहाँ पे दो बेस्ट टीम्स इतनी एडवर्स कंडीशन से निकल के बिल्कुल अनबीटन होके पहुंची और वर्दी ऑफ अ फाइनल था। मतलब एंड बॉल एंड एंड की 2 बॉल से हमें नहीं पता था कौन जीत रहा है, कौन क्या हो रहा है। मतलब इससे अच्छा फाइनल आप क्या देखें, मतलब आपको हर कुछ देखने को मिला, प्रॉपर जो कहते हैं ना 100% सिनेमा था ये, तो मतलब उससे भी एक लेवल ऊपर ही था आई वुड से। सर हमने पहले बैटिंग करी तो एडम मार्करम ने अपनी कैसी कैप्टनसी दिखाई? सर क्या कहेंगे उनकी कैप्टनसी पे? आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखें तो जो विकेट थी, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसमें इनटू द विकेट अगर आप बॉल कर रहे हैं, कटर्स एंड ऑल, तो बॉल फंस रही थी। इस विकेट पे इवन अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है रोहित शर्मा, तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि स्क्वायर ऑफ द विकेट मारना इतना ईजी नहीं था। डाउन द ग्राउंड रिलेटिवली इस विकेट पे ईजी था स्कोर करना, स्क्वायर द विकेट नहीं लोग मार पा रहे थे। समा द विकेट इज सच, विंड डायरेक्शंस हैं, काफ़ी सारा कंसर्न था। पहले ओवर में आई थिंक माकरम से ज़्यादा मुझे लगा जो उनकी फास्ट बॉलिंग यूनिट थी, उन्होंने अपने प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किए। because अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर्स को 12 ओवर में 111 रन पड़े हैं, जिसमें उनको सिर्फ 4 विकेट्स मिली और उसमें से 3 विकेट लास्ट की 8-9 बॉलों में मिली है। तब तक ऑलमोस्ट यू कैन से काम खत्म हो गया था। स्टार्टिंग में जो विकेट मिली है पहले 18 ओवरों में, वो एक स्काई की विकेट मिली है, वो भी इनटू द विकेट वाली विकेट थी, बॉल ही थी अदरवाइज। मार्को जॉनसन स्टार्टेड रियली पोअरली, उन्होंने स्विंग सर्च करने की कोशिश की, आगे बॉल करी। आई थिंक एक चौका खाने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ जाना चाहिए था कि मेरे लिए स्विंग नहीं है, तो थोड़ा पीछे खींच लेनी चाहिए थी लेंथ। उन्होंने तीनों बॉलें स्लॉट में कोहली को बना के दी, और कोहली जो थोड़े किलो शॉर्ट ऑफ रन्स थे, आउट ऑफ फॉर्म नहीं कभी लगे, भी शॉर्ट ऑफ रन्स थे, उनको एकदम से आपने आई वुड से कि लाइफलाइन दे दी। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया उनका, तीनों बॉलें आगे थी अगर आपने नोटिस किया, और उस विकेट पे आप बॉल आगे नहीं कर सकते थे, बिकॉज विकेट में आगे बॉल पे ईजी था। वो जो मिडिल, क्योंकि ग्रास थी नहीं विकेट पे, ओवरऑल क्रैक्स भी नहीं थे, विकेट काफ़ी वेल रोल्ड इन थी, ड्राई विकेट थी, स्लो विकेट थी, पता था कि बाद में और मुश्किल होता जाएगा, तो और रिवर्स के चांसेस भी हैं, बट स्टार्टिंग में आप थोड़ा खिंची हुई लेंथ करते तो इतना ईजी नहीं था वहाँ पे मार के। और सेकेंड ओवर आई थिंक जो महाराज को मिला, दैट वाज द मास्टर स्ट्रोक, बिकॉज रोहित शर्मा स्पिन के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, और मतलब जिस तरह से उन्होंने आके पहले 2 4 मारे, तो माकरम भी एकदम सोच रहे होंगे मैंने क्या गलती कर दी। सबसे अच्छी चीज़ कैप्टनसी वाइज आई थिंक जो आप स्क्वायर लेग रख रहे हैं शर्मा के लिए, बिकॉज शर्मा जी के पास हर तरह का स्वीप है, वो बहुत अमेजिंग कैलकुलेटेड रिस्क था। बिकॉज जब वो स्टार्टिंग में स्वीप करते हैं, जनरली अगर वो फाइन लेग की तरफ खेलते हैं तो वो लॉफ्ट करते हैं, बट अगर वो
फाइनल से लेके मिड विकेट के बीच में स्कोर करते हैं तो जनरली उनके स्वीप शॉट थोड़े फ्लैट जाते हैं। तो आई एम वेरी श्योर इसको मार्करम ने काफ़ी डिटेल स्टडी किया हुआ था और वहाँ पे उन्होंने अपना काफ़ी अच्छा फील्डर गन फील्डर हेनरी क्लासन लगाया हुआ था और वही हुआ। स्वीप खेलने गए बिकॉज शर्मा थोड़ा जब अपने रिस्ट को रोल करते हैं तो बॉल एकदम ज़्यादा एलिवेशन नहीं लेता और वहाँ पे वो फंस गए। आउट आई थिंक ही कम्प्लीटली आउटफॉक्स्ड शर्मा, रोहित शर्मा एट दैट पॉइंट। वो एकदम मुझे लगा था कि यार ये आउट ऑफ द ब्लू क्या हो गया, बिकॉज ऐसा नहीं था कि बॉल ग्रिप कर रही थी, कुछ हो रहा था, स्पिनर्स को कुछ खास ज़्यादा हेल्प थी नहीं, बट वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसके बाद ऋषभ पंत जस्ट आई थिंक गिफ्ट रैप्ड हिज विकेट एंड गेव इट अवे। मतलब फुल टॉस पे स्वीप खेलने जा रहे हैं और टॉपेज लग के ऐसे कीपर पे कैच रहे हैं। वो मुझे लग रहा था वन ब्रेन फेड मोमेंट मैं नहीं कहूँगा। प्रॉब्लम एक्चुअली ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ जो आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द आउटसाइड पर्सपेक्टिव। देखिए अब 1.5 साल से क्रिकेट नहीं खेले हैं। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मैं भी आज से कुछ साल 18-19 साल पहले जब मैं फिट था आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो अब तो ऑब्वियसली नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इतना देर से बेड रेस्ट में इतनी मेजर सर्जरीज इंजरीज के बाद आते हैं वापस, आपकी बॉडी में वो घंटे जाने ज़रूरी हैं, तब आप कंफर्टेबल फील करते हैं। उसके बाद आप रेगुलर 3 महीने IPL वर्ल्ड कप जैसे टैक्सिंग टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं और वो भी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और प्लस उसमें आप मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट कैप्टन भी थे। तो आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए कि इतना ऑलमोस्ट 90 दिन आप ऑलमोस्ट ऑन द रोड हैं और बैक टू बैक मैचेस, मतलब ऑलमोस्ट 22-23 मैच खेले हैं उन्होंने। अगर आप IPL के 14 मैच जोड़ लीजिए और इस वर्ल्ड कप के 8-9 मैच जोड़ लीजिए, 22-23 मैच 90 दिन में। और उसमें ट्रेनिंग सेशंस हैं, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व, इट्स टू टैक्सिंग ऑन द बॉडी। मुझे ये लगा कि बांग्लादेश मैच आते आते कहीं ना कहीं ऋषभ पंत थोड़े स्विच ऑफ होने शुरू हो गए थे। दैट टोल ऑन हिज हेल्थ, या जो कह लीजिए उनकी फिजिकल एक्सर्शन कहीं ना कहीं वो दिखनी शुरू हो गई थी। बिकॉज बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने बिल्कुल रेगुलर कैच छोड़ा विकेट बुमराह की बॉल पे। फिर जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आए तो बहुत ऑफ कलर देखे, लेजी अप्रोच थी सर, थोड़ी लेजी आई वुड से। वही जो बॉडी थकनी शुरू हो जाती है, आपको दिखता नहीं है, निगल्स ये सब आना शुरू हो जाता है कि मिचेल मार्श का जो टॉपेज लगा और वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाए। और उसके बाद उनकी बैटिंग भी एकदम से दिखी बिखरी सी। और इवन आई वुड से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों के मैचेस में विकेट कीपिंग भी उतनी टाइट नहीं थी। इंग्लैंड में इतना हमें दिखा नहीं बिकॉज इंग्लैंड कैपिचुलेट हो गया, एकदम ही उड़ गया दिखा। बट कल भी यही दिखा कि जो वो स्वीप करने गए और बॉल जब डिप कर रही थी तो उनका जो ऊपर का टॉपेज लगा, दैट मीन्स बिकॉज क्रिकेट इतनी फाइन गेम है परसेंटेजेस की कि अगर आप 10%, 5%, 2% भी अपने बेस्ट से नीचे हैं तो यही चौका और विकेट का डिफरेंस आ जाता है। बिकॉज वो लिटरली काफ़ी स्लॉपी और काफ़ी लेजी शॉट था जिसपे वो आउट हुए। लेजी मीन्स आई थिंक वो लग रहा था कि अब ऋषभ पंत फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ब्रेव कॉल फ्रॉम इंडियन मैनेजमेंट ऑल्सो टू कीप ऑन बैकिंग हिम थ्रू आउट, बिकॉज आपको पता है एक प्लेयर इतने बड़ी इंजरी के बाद वापस आया और अब तक वो मेंटल फिजिकल आप इमेजिन करें, मतलब 1.5 साल नहीं खेले हैं, उसके बाद इस लेवल का मेंटल फिजिकल फिटी कि 90 दिन में आप 23-24 मैच खेल रहे हैं। आई थिंक वे टू मच। सर इसके ऊपर मेरी एक पर्सनल स्टोरी भी है, क्योंकि आज से 2 साल पहले मेरा इस फिंगर का, मिडिल फिंगर का लिगामेंट फट गया था। तो आई वॉज ऑन रेस्ट ऑफ 2 मंथ्स। मैं 2 महीने अकेडमी नहीं गया। 2 महीने के बाद जब मैं ठीक हुआ, जब वर्किंग में हैंड आया, तो मैं अकेडमी जब गया तो मैं अकेला था उस टाइम। और सर मेरा मैं अंदर से रो रहा हूँ कि मैं ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी परफॉर्मेंस चली गई, मैं मेंटली स्टेबिलिटी मिली नहीं रही वहाँ पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ये कहाँ पे आ गया। तो ये बंदा अगर 1.5 साल से अगर बेड रेस्ट पे था तो उसका आप सोच के देखो कितना क्या हुआ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद आपके अंदर कई बार डेस्परेशन टू परफॉर्म ज़्यादा आ जाती है, बिकॉज दिख रहा था कि जब कैचेस छूटे, बाइस जा रहे हैं, तो वो अपने आप से बहुत नाखुश थे। इट्स लाइक पुशिंग योरसेल्फ वे टू हार्ड। मतलब और इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत टैक्सिंग गेम है, और ऐसे टूर्नामेंट्स IPL और वर्ल्ड कप तो मतलब अच्छों की बैंड बजा दें, वो था। क्लियरली लगा कि ही बाय द टाइम जब आया, और देखो इनफैक्ट 16वें ओवर में जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग थी तो अल्टीमेटली उनकी नीज ने जवाब देना शुरू कर दिया उनको, मतलब ट्रीटमेंट भी देनी पड़ी। इंडिया के फेवर में गई वो बात, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वहाँ तक लगा कि अब वो खत्म वाली कहानी की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि सर एक विकेट कीपर पूरे मैच में इंगेज रहता है, पूरा 50% मैच विकेट कीपर के होता है, करना पड़ता है, हर बॉल पे उठना बैठना, स्कॉटिंग हो जाती है। जस्ट इमेजिन इट्स टू मच ऑफ आस्क। मुझे लगता है थोड़ा
ज़्यादा हमने उनसे एक्सपेक्ट कर लिया, मे बी बिकॉज यू ऑलरेडी हैड संजू सैमसन इन योर स्क्वाड, मे बी उनको थोड़ा पैरेलली चलाते, बट ठीक है, विनिंग कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब करने का कोई सेंस नहीं बनता था। बट लास्ट 2-3 मैचेस में क्लियरली दिख रहा था कि ही इज़ एग्जॉस्टेड, ही इज़ डन। अब वो जो इंचेस वाली गलतियां आ रही हैं वो ज़्यादा रेगुलरली हो रही हैं, इतने बड़े प्लेयर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मतलब वहाँ आई थिंक मुझे एक बार लगा था कि ये इंडिया ने मतलब ऑलमोस्ट गिफ्ट रैप करना शुरू कर दिया है मैच साउथ अफ्रीका को देने के लिए। सर कहीं ना कहीं जो हमारे ऐसे बांग्लादेश के साथ मैचेस हुए, यूएसए के साथ मैच हुए, वहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते थे, संजू सैमसन को लेके आते प्ले में और ऋषभ पंत को थोड़ा रेस्ट देते। होता क्या है ना, जैसे रोहित शर्मा ने भी एंड ऑफ द टूर्नामेंट पे बोला कि टीम आपको आज दिख रही है, मुझे 3-4 साल लगे हैं। तो अब किसी एक प्लेयर, और ऋषभ पंत 3-4 साल से इंडियन क्रिकेट के मिक्स में रहे हैं, दो एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेट था, पर आई एम वेरी श्योर कि रोहित शर्मा ने, राहुल द्रविड़ ने उनकी रोल क्लैरिटी बहुत साल पहले से सोचनी शुरू कर दी कि हाँ दिस इज़ व्हाट वी वांट, दिस इज़ व्हाट ही विल बी डूइंग। तो ऐसे केस में होता क्या है ना कि, और आप रेगुलरली तो क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, मतलब उसमें से आप देखिए कि पंत तो थे ही नहीं, और रोहित शर्मा, विराट कोहली ने भी T20 को काफ़ी टाइम से जवाब दे रखा था। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि हमारी टीम गैल्वेनाइज हो, साथ में रहे और विद इन द टूर्नामेंट ग्रो करें। तो उसमें आप ज़्यादा कॉम्बिनेशंस भी डिस्टर्ब नहीं करते अनटिल अनलेस कुछ एमरजेंसीज कुछ आ जाए। इसलिए हमने देखा कि शिवम दुबे भी जो थोड़े आउट ऑफ सॉर्ट लगे तब भी उन्हें फाइनल में ब्रेक मिला और अल्टीमेटली ही डिड व्हाट ही वाज पिक्ड फॉर। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि आप चाहते हो कि आपका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो रेगुलरली खेले, कंसिस्टेंट खेले, तो आप ज़्यादा चेंजेस करना नहीं चाहते हो कि रोल क्लैरिटी देना, हर चीज़ करना, बिकॉज आपको पता है अगला ऋषभ पंत आना है तो मुझे कैसे खेलना है, ऋषभ पंत को पता है मेरे बाद क्या आना है तो मुझे कैसे खेलना है। वो सब चीज़ों के लिए भी टाइम लगता है बिकॉज ये रेगुलरली नहीं खेल रही है टीम। ऐसा नहीं था कि इंडिया का यही सेम 11 पिछले 1 साल से 2 साल से रेगुलरली खेलता आ रहा है। तो इस ऐसे में आई थिंक वर्ल्ड कप भी बहुत छोटा ड्यूरेशन का टूर्नामेंट है, 1 महीना ही है, तो यू वुड नॉट लाइक टू एक्सपेरिमेंट अलॉट अगर आपको लगता है कि वो चीज़ हो सकती है सस्टेन। सर अब बात करेंगे हम गोट की, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली के बारे में। हमने जैसे डिस्कस भी किया था, रोहित शर्मा ने भी कहा था कि शायद से वो अपने रन फाइनल्स के लिए सेव कर रहे हैं, और कल किस तरीके से उन्होंने स्ट्रोक खेला, सर आप क्या कहेंगे उस चीज़ को? कल ही आई थिंक शोड व्हाट अ बिग प्लेयर इज। मतलब 49 बॉल 50 कर रहे हैं और उन्होंने अपना बैट तक भी रेज नहीं किया, उनको लगा कि दिस इज़ नॉट द वे इट इज़, और उसके बाद उन्होंने अगली 9 बॉलों में 26 रन जो मारे, और वहाँ बैटिंग करना इजी नहीं था उस टाइम पे। अगर आपने सेकंड इनिंग्स देखी है तो आपने क्लियरली देखा कि लास्ट 5 ओवर्स में इतना इजी नहीं था, बॉल रिवर्स होना शुरू हो गया था, स्क्रफ हो गया था, मतलब कुछ चीज़ें थी जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने भी गलती की। बट अपने आप को बैक करना कि मैं, और मैंने पहले भी बात की अपने लाइव पॉडकास्ट में सब जगह पे कि स्लॉग ओवर्स जब आते हैं तो विराट कोहली इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हमने लास्ट में भी बात की थी, लास्ट में भी, कि लोग उनको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं बट ही रियली नोज हाउ टू फिनिश द गेम्स वेल। उनकी स्लॉग ओवर बैटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और कल भी वो क्लियरली उन्होंने करके दिखाया। आई थिंक थोड़ा मुझे ये लगा कि जो 6 ओवर से लेकर 13वां ओवर के बीच में उन्होंने एक भी बाउंड्री शॉट हिट करने की कोशिश नहीं की। वो शायद एक बार लग रहा था कि उससे ज़्यादा ही शेल में चले गए, कि मतलब वहाँ पे मे बी ही कुड हैव टेकन कपल ऑफ रिस्क। बट प्रॉब्लम पता क्या थी कि पूरे टूर्नामेंट में, इवन अगर पाकिस्तान वाला मैच देखें जहाँ पे सबसे आई वुड से रिस्की और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट विकेट इंडिया को मिली थी, वहाँ पे भी इंडिया ने पावर प्ले में 3 विकेट्स नहीं खोई थी। तो यहाँ 4.3 ओवर्स में आपके 3 मेजर बैटर्स, उनमें से 2 खतरनाक इनफॉर्म बैट्समैन रोहित शर्मा और स्काई आपके वापस जा चुके हैं। मतलब 34 फुट जब 3 हुआ 4.5 ओवर्स में, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 130-140 8 मैक्स, कि यहाँ इंडिया फंस गया, बहुत मुश्किल है। बिकॉज स्काई का अगर हम देखें तो प्रॉब्लम क्या थी कि इस विकेट पे क्लियरली दिखा कि स्क्वायर ऑफ द विकेट मारना मुश्किल है, तब तक नहीं दिख रहा था। तो जो इनटू द विकेट बॉल की रबाडा ने वो प्रॉपरली बैट पे आई नहीं। अदरवाइज स्काई जितने स्ट्रॉन्ग रिस्टेड प्लेयर हैं और जितने अच्छे वो डीप फाइन लेग रीजन के प्लेयर हैं, अगर उनकी बॉल नहीं पहुंच रही है तो दैट मीन्स दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो लो परसेंटेज शॉट था नो डाउट, बट दिस इज हाउ ही प्लेज। और ये शॉट उनके, हमने कितनी बार उनकी प्रेस की है, उनके एग्जीक्यूट होते हैं तो ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट होते हैं। इवन आप देखिए कि प्रोविडेंस की स्लो विकेट पे भी वो ऐसे शॉट्स खेल पा रहे थे, बट समहाउ वहाँ इस विकेट पे स्क्वायर मारना और मुश्किल था। अगर स्काई नहीं मार पा रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ कंसर्न कि इस विकेट में कुछ है। वहाँ मुझे लगा कि अक्षर पटेल का प्रमोशन वाज अ मास्टर क्लास, और वो पार्टनरशिप इतनी क्रिटिकल थी, अगर वो ना आती तो शायद ही इंडिया वे बिलो पार चला जाता। अभी मुझे लगा इंडिया पार, लिटिल अबव पार गया था, 170 आई थिंक वाज द पार स्कोर इन दैट विकेट। इंडिया उससे थोड़ा ऊपर ही गया, तो दैट वेज इट्स गुड कि इंडिया फिनिश्ड वेल, बैक देमसेल्व्स कि मैं डीप खेल के
फिनिश करवा लूँगा। अदरवाइज 6 to 13 ओवर्स आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज कि एक भी बाउंड्री शॉट नहीं खेला। टोटल 3 बाउंड्री शॉट्स आए हैं उस पूरे में, तीनों छक्के थे जो अक्षर पटेल के बैट से आए थे। अदरवाइज और कोई बाउंड्री शॉट नहीं आया उस पर्टिकुलर फेज में। सर जो विराट कोहली ने पारी खेली उसकी अहमियत हमें भी पता है, इंडियन टीम को भी पता है और पूरे भारत को भी पता है। लेकिन जो कल हम डिस्कशन कर रहे थे टॉक्सिक फैन कल्चर की, तो जब विराट कोहली आउट हुए और उस तरफ से रोहित शर्मा तो आउट हो चुके थे, तो उनके फैंस का क्लैश चल रहा है। सर मैं उनके इंस्टाग्राम पे खोल के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो कह रहे भाई तू हरवाएगा तू हरवाएगा। उस पर क्या कहेंगे सर आप, जो ये हम टीम के खिलाफ बोल जाते हैं, टीम पे इतना सोचते नहीं हैं? द कल्चर आफ्टर दिस वर्ल्ड कप विल डेफिनेटली चेंज, बिकॉज यहाँ एक सिंगल स्टैंड आउट प्लेयर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया। और हमने देखा कि जब हम एज अ टीम खेलते हैं और हर किसी को रोल क्लैरिटी मिलती है और हर कोई टीम के मेजर कॉज के लिए खेलते हैं, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। अनडिफीटेड गए हैं हम, बड़ी टीम्स को प्यार से हरा के आए हैं। इतना कंप्लीट वर्ल्ड कप कैंपेन मे बी 2023 इससे बेटर होता अगर हम जीत जाते, अदरवाइज हमने नहीं देखा। जहाँ पे अनबिटन तो कभी भी नहीं हुआ वर्ल्ड T20 में कि टीम बिल्कुल हर मैच जीतती गई है। दैट क्लियरली शोज कि कितनी डेप्थ है इंडियन क्रिकेट में, कितनी ब्रिलियंट हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करती है। जस्ट बिकॉज अगर हम रोल क्लैरिटी दें और सेलिब्रिटी कल्चर से बाहर निकलें, स्काई इज़ द लिमिट फॉर अस। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, बिकॉज इस वर्ल्ड कप ने एक टेम्पलेट दिया है कि विराट कोहली देखिए अगर चाहते तो पूरे वर्ल्ड कप में 300 रन भी मार सकते थे अगर वो जिस तरह से फाइनल खेलें उसी टेम्पलेट में खेलते। बट ही न्यू कि हम इस फाइनल को, मतलब इस वर्ल्ड कप को डिफरेंट तरीके से खेलने आए हैं, हम अपनी एग्रेसिव गेम खेलेंगे, और उन्होंने उसे बैक किया। और जब ज़रूरत आई फाइनल में तो उन्होंने अपनी पुराने टेम्पलेट पे वापस आके परफॉर्म किया। बिकॉज रोहित शर्मा ने जब उन्हें सिलेक्ट किया तो उन्होंने कहा था कि आई वांट हिम इन माय टीम फॉर हिज टेम्परामेंट। और जो बड़ा मैच आया जब इंडिया पहली बार फंसा, अब पूरा टूर्नामेंट देख लीजिए, पावर प्ले में इंडिया की कभी भी 3 विकेट्स नहीं गई हैं, कभी भी नहीं। मतलब फर्स्ट मैच आयरलैंड के अगेंस्ट तब 1 विकेट गई, सेकेंड मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट भी सिर्फ 2 ही गई थी। अक्षर की जो 3rd विकेट थी वो पावर प्ले के बाद निकली थी उस मैच में। उसके बाद इवन आई थिंक जो यूएस के अगेंस्ट मैच था वो भी 3rd विकेट पावर प्ले के बाद ही गई थी, जहाँ पे ऋषभ पंत बोल्ड हुए थे 7th ओवर एंड ऑल में। कभी भी हम पहले 5 ओवर में 3 विकेट नहीं खोए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। तो फाइनल में ऑन अ गुड बैटिंग विकेट अगर हम वहाँ से मर जाते तो गेम काफ़ी बदल जाती। सर कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि स्टार्टिंग के 5-6 ओवर्स में जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है और इंडिया थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है, थोड़ा हिचका रही है? अंडर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा मुझे लगे कि नर्वसनेस थी वो काफ़ी ज़्यादा। बिकॉज ऋषभ पंत का शॉट आप देखिए, वो मतलब आपने कब लास्ट टाइम ऐसा देखा है कि एक स्पिनर को आप स्वीप मारने जा रहे हैं, फुल टॉस बॉल आपके बैट पे लग के कीपर पे कैच हो जाए? नहीं सर, मतलब ये ऐसा लग रहा था कि जैसे हम वो EA स्पोर्ट्स 2007 खेलते थे उसमें इस तरह के डिसमिसल्स हमने देखे हैं। अब बड़े मैचेस में से डिसमिसल्स नहीं देखते, तो मुझे लग रहा था। और इवन रोहित शर्मा जनरली स्पिनर्स पे ऐसे आउट नहीं होते हैं। तो स्मार्ट क्रिकेट थी साउथ अफ्रीका से भी, पर आई थिंक इंडिया ने कुछ ब्लंडर्स भी किए और उनकी स्ट्रेंथ पे फंसाया। मतलब सेम हैपेंड विद स्काई ऑल्सो कि स्कूप शॉट्स, ये चिप शॉट्स उनकी स्ट्रेंथ है, डीप फाइन लेग की तरफ तो स्ट्रेंथ है, और वहीं वो फंसे सेकेंड टाइम बड़े मैच में जहाँ ऐसा हुआ है। और जैसे कि 2023 फाइनल्स में भी ऐसे ही हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल पीछे उनको फंसाया था, और सेकेंड टाइम ये चीज़ हुई है। दोनों बार एक ही चीज़ थी कि इनटू द विकेट बॉल्स फंस रही थी, और वहाँ आई थिंक गेम पलट सकती थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया इसके बाद यहाँ तक पहुँच जाएगा, 170-175 मार पाएगा। 170 चाहिए था इस विकेट पे, उससे ऊपर अबव पार था, तो इंडिया स्लाइटली इनफैक्ट अबव पार ही चला गया। ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन, दोनों प्लेयर्स ने अच्छा किया। उसके बाद शिवम दुबे को बैक किया और उन्होंने दिखाया कि क्यों उन्हें इतना रेट किया जा रहा है। फाइनल में इतनी प्रेशर में आके 16 बॉल 27, साउथ अफ्रीका ने काफ़ी गलतियां की, नो डाउट अबाउट इट। उनके पेसर्स ने ये देख के भी कि स्काई वाली विकेट से आई थिंक वो सीखे नहीं। इवन देखो नोकिया ने इनटू द विकेट्स बॉल की, उनको रन नहीं पड़े, उनको सिर्फ 4 ओवर 26 रन पड़े हैं, उनको 2 विकेट्स भी मिली हैं। बट मार्को जॉनसन जस्ट केप्ट इट बॉलिंग फुल। उन्होंने फुल बॉल्स पे इतने रन खाए, उनको दुबे से छक्का खाया, विराट कोहली से छक्का खाया, फिर रबाडा इतने बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने विराट कोहली को स्लॉट में बॉल दी जिस पे उनको छक्का पड़ा। थोड़ा समझ नहीं आया कि साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज बॉलर्स, मतलब मार्को जॉनसन पूरे टूर्नामेंट इतना अच्छा बॉल करते हैं, रबाडा तो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और सेमीफाइनल के बाद लग रहा था कि इज बैक टू हिज ओल्ड बेस्ट। दोनों ने विकेट के हिसाब से और इनटू द विकेट बॉल्स साउथ अफ्रीकन्स को भी नेचुरली आती है। पर मैंने एक बात ये कही भी थी आई थिंक पिछले में भी कि इनके पास कमिंस जैसा बॉलर नहीं है जो इनटू द विकेट को अच्छे से यूज़ कर पाए।
हमने ये डिस्कस किया था पिछले पॉडकास्ट में भी, वो क्लियरली वो गैप दिखा। तो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट इंडिया थोड़ा अबव पार गया, 10-15 रन इस विकेट पे ईजी नहीं था। स्पिनर्स को इंडिया ने थोड़ा अंडर प्ले किया, बिकॉज माकरम के 2 ओवर्स में 16 रन, वहाँ मुझे लगता है कि विराट कोहली शायद थोड़ा एक आधा रिस्क ले सकते थे शॉट पे, बिकॉज विकेट में कुछ स्पिन के लिए ज़्यादा हो नहीं रहा था। और माकरम को अगर आप बख्श रहे हैं, वहाँ आप टोटल स्पिनर्स के आपने 8 ओवर में सिर्फ 65 रन मारे हैं, 465 इन 8 ओवर्स, वर्सेस आप देखिए कि इंडिया के स्पिनर्स को 9 ओवरों में 106 रन पड़े हैं। 40 रन का फर्क, काफ़ी बड़ा फर्क हो जाता है। सर जो विकेट कल हमें मिली फाइनल्स में और इस पे पहले ही मैच हुए हैं, तो उसमें कुछ अंतर था? नहीं, अगर आप अफगानिस्तान वाला मैच देखें तो प्रेटी मच ऐसा से ही मैच था, इंडिया ने ऐसा से ही स्कोर किया था। डिफरेंस वहाँ पे ये था कि वहाँ पे राशिद खान ने अटैकिंग बॉल करके और थोड़ी बॉल ड्रैग की थी। राशिद ज़्यादा जनरली आगे बॉल करते ही नहीं है। इनफैक्ट पंत को उन्होंने जब एलबी किया था थोड़ी फुलर बॉल थी, बट अदरवाइज उन्होंने बॉल पीछे खींच के आउट किया था, उन्होंने दुबे को बड़ा प्यारा फंसाया था। तो ही हैड सेट द टेम्पलेट फॉर द स्पिनर्स कि इस विकेट पे बॉल कैसे करनी है। ऑलमोस्ट अफगानिस्तान मैच जैसी विकेट थी, स्पिनर्स ने अगर इनटू द विकेट बॉल की तो फंसे, फास्ट बॉलर्स ने इनटू द विकेट बॉल की तो फंसे, आगे बॉल की तो उस पर रन पड़े। सेम ग्राउंड, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर विकेट। आई थिंक राशिद खान ने जो टेम्पलेट दिया था उसी को सभी स्पिनर्स ने यूज़ करना था, समा वो हो नहीं पाया। और सर अब बात करेंगे अक्षर पटेल बापू के बारे में। क्या ये मास्टर स्ट्रोक था सर उनको ऊपर प्रमोट करना, और उन्होंने तीनों स्पिनर को छक्का मारा सर, वो भी स्लोक स्वीप, तो क्या उनकी पारी की अहमियत रही है सर कल? आई थिंक मैंने तो शायद फर्स्ट इनिंग्स के बाद ये बोल दिया था कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच वही बनने वाले हैं, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर शो विद द बॉल ऑल्सो। क्लियरली मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन द फाइनल्स मैं कहूँगा T20 की। इतनी कैलकुलेटेड नॉक, आप 31 बॉल 47 रन मार रहे हैं, आपने स्पिनर्स को टेक डाउन किया, आपने बहुत अमेजिंग कैलकुलेटिव क्रिकेट खेला और विराट कोहली को भी प्रेशर में नहीं आने दिया। मतलब मैं देख रहा था कि पूरा मैच ऑलमोस्ट आफ्टर 10 ओवर्स जो इंग्लैंड वाला मैच हुआ था वैसे स्कोर्स चल रहे थे। मतलब ओवर वाइज ओवर हम ऑलमोस्ट ऐसे चल रहे थे। एंड में हम थोड़ा सा आगे निकल गए, जहाँ पे विराट कोहली वॉज एबल टू एक्सेलरेट बेटर देन व्हाट वी कुड हैव एक्सपेक्टेड। तो बहुत अमेजिंग इनिंग्स, ब्रिलियंट कैलकुलेशन, अच्छा बैक किया उन्होंने विराट कोहली को रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, सिंगल डबल्स निकालते रहे। जब स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कोर करना मुश्किल था तो वहाँ पे उन्होंने चिप इधर उधर करके सिंगल डबल्स काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी अमेजिंग। एक चीज़ पे मैं कहूँगा कि जो रनआउट हुआ था वो बहुत कैजुअल था, बिकॉज अगर 40 यार्ड दूर है बॉल कीपर के हाथ में, 40 यार्ड काफ़ी बड़ा गैप होता है और वहाँ से कीपर थ्रो कर रहा है, तो आई थिंक वो थोड़ी गेम अवेयरनेस इंपॉर्टेंट थी। और इवन ड्रेसिंग रूम में क्लियरली दिख रहा था कि रोहित शर्मा भी बहुत एजिटेटेड है, बिकॉज अगर वो खड़ते तो शायद इंडिया 190 भी मार जाता। क्योंकि रीज़न क्या था, ऐसी विकेट जहाँ पे इनटू द विकेट बॉल फंस रही हैं, एक नए बैटर के लिए आके कंटिन्यू करना इतना इजी नहीं होता। इवन दो शिवम दुबे ने उसकी 16 बॉल के बाद 27 मारे हैं, पर मुझे लगता है अक्षर शायद और बेटर कर पाते अगर वो खड़े रहते, बिकॉज उनको तब तक विकेट की पेस हर चीज़ का आइडिया लग गया था और वो खुलने शुरू हो गए थे। उसी ओवर में उन्होंने रबाडा को इतने प्यारा छक्का भी मारा था स्ट्रेट का, तो वो आई थिंक 190 भी हो जाता अगर अक्षर खड़े रहते। तो उनका डिसमिसल वहाँ पर 15 रन का फ़र्क डाल गया और वो बहुत केयरलेस कैजुअल शॉट। आप सोचिए कि अगर वो थोड़े अवेयर रहते तो हमें 4 रन बाउंड्री के मिलते उस ओवर, वो कितना बड़ा डिफरेंस हो सकता था। तो ये आई थिंक बड़े प्लेयर हैं, फाइनल जैसे मैच में इतना कैजुअल एटीट्यूड थोड़ा मुझे रिस्की लगा, समझ नहीं आया कि क्या करना चाहते थे। और डीकॉक ने भी चांस लिया, हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने एक ब्रेव कॉल लिया, बिकॉज 4 रन गिफ्ट रैप करके मिल रहे थे, उससे पीछे बैकअप नहीं कर रहा था कोई भी। और वो एक मुझे लग रहा था कि मैच टर्निंग मोमेंट हो सकता था, क्योंकि आके अगर दुबे फंस जाते जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल्स में किया, पहले किया, इतना फ्री फ्लोइंग नहीं लगे, तो इंडिया बिलो पार टोटल पे भी फंस सकता था। तो सर अगर हम अपनी एंडिंग बात करें, लास्ट की 2 ओवर की बात करें, तो आप उन ओवर से सेटिस्फाई जितने रन वहाँ पे आए? आप क्लियरली देखिए कि जो रबाडा और मार्को जॉनसन के ओवर्स थे, उनके 2 ओवर में 33 रन पड़े और लास्ट के 3 ओवर में 42 रन पड़े। तो 3 ओवर 42 इस विकेट पे इतना आसान नहीं था। तो इंडिया ने 5 ओवर में ऑलमोस्ट 60 रन स्कोर किए हैं, तो फिनिशिंग ब्रिलियंट थी। इंडिया, मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर थोड़ा कहीं ब्रेव हो सकता था तो वो 11 to 15 ओवर्स में हो सकते थे, जहाँ पे 40 to 43 रन आए। क्योंकि तब तक हम जब 75 for 3 थे 10 ओवर्स में, तो वो कोलैप्स वाले रिस्क से हम थोड़े आगे निकल चुके थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम ये 130-140 पे भी निपट सकते हैं, वो चीज़ से हम बाहर निकल गए थे। वहाँ मुझे लगा, क्योंकि अक्षर पटेल के एंड से रन चल रहे थे, कि शायद विराट कोहली भी थोड़ी वहाँ पे और एग्रेशन दिखाते तो हम शायद 190 चले जाते, जो कि इस विकेट पे क्लियरली 20 रन अबव पार हो जाता। फिर हम शायद डिफरेंट अप्रोच देखते साउथ अफ्रीका से भी।
सर अब बात करते हैं हम उनकी बैटिंग की, साउथ अफ्रीका की बैटिंग की। क्या ब्लंडर्स करे सर उन्होंने कल, क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? आई थिंक कोई ब्लंडर्स नहीं थी इस विकेट के ऊपर, लिटिल अबव पार के लिए ब्रिलियंट बैटिंग थी। स्टार्ट में आई थिंक दे वर जस्ट फॉक्स्ड बाय टू ब्रिलियंट बॉलर्स। जो बुमराह ने बोल्ड किया रीजे हेंड्रिक्स को, मतलब वो आई थिंक कोई भी बैट्समैन वर्ल्ड क्रिकेट में होता तो उस पर कुछ नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। मतलब सीम पोजीशन इतनी ब्रिलियंट, पढ़ने के बाद बॉल बाहर, और उसका हिंट मिला था जो डिकॉक को बॉल पैड पे लगी थी। उन्होंने सेम बॉल डिकॉक को की थी, अंदर लेके आने की कोशिश की थी, थोड़ी लाइन से भटके थे और वो लेग बाय हो गया था। और उस बॉल में हमें हिंट मिल गया था कि बुमराह क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जिस स्पेस पे वो बॉल करते हैं, जिस तरह के एक्शन से वो बॉल करते हैं, बॉल एंगल के साथ अंदर आ रही है, पढ़ने के बाद बाहर, रीजा हेंड्रिक कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब वो कुछ नहीं कर सकते थे। माकरम को बहुत अच्छा सेटअप किया अर्शदीप ने। डिफरेंस अर्शदीप का इस मैच में क्या था, और क्लियरली शोज की इज अ वेरी क्विक लर्नर। उन्होंने बटलर को ऑलमोस्ट इसी कंडीशंस में पीछे बॉल की थी, जिससे बटलर को टाइम मिला था। उन्होंने ग्लांस का चौका, ऊपर कवर्स के ऊपर से चौका इजीली मारे। यहाँ उन्होंने अगर स्लोअर बॉल की तो रिलेटिवली आगे बॉल की, और माकरम ने बुमराह को पिछले ओवर में चौका मारा था। वो बॉल ऑन पेस डिलीवरी थी और थोड़ी पीछे बॉल थी, तो माकरम का मिडिल में बॉल आया। ये रिलेटिवली थोड़ी फुलर लाइन पे थी और एंगल के साथ बाहर जा रही थी, तो बैट का टो लग गया। आई थिंक वो पुअर बॉल नहीं थी, जैसे काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि पुअर बॉल पे आउट हुए। दैट वाज अ वेरी वेल थॉट आउट एग्जीक्यूशन, बिकॉज जैसे वो आउट हुए तो रोहित शर्मा एंड ऑल भी आके कह रहे थे कि लुक दिस इज़ व्हाट आई सजेस्टेड, दिस इज़ व्हाट शुड बी डन। और ये हमने बहुत बार देखा माकरम के साथ इस तरह के डिसमिसल्स। तो आई थिंक स्पॉट ऑन 4 ओवर 22 पे 2 क्लियरली लगा कि ये तो शायद वन साइडेड मैच हो जाएगा। उसके बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि इंडिया मिस्ड अ ट्रिक देयर बाय नॉट बॉलिंग हार्दिक पांड्या एट दैट टाइम, बिकॉज क्लियरली दिख रहा था कि स्पिनर्स के लिए ज़्यादा कुछ इस विकेट पे है नहीं है, बिकॉज बॉल उतनी ग्रिप नहीं कर रही थी जितना एक्सपेक्टेड था। स्लोअर साइड ऑफ द विकेट थी, पर ग्रिप उतनी नहीं मिल रही थी कि जिसका, और इंडियन स्पिनर्स को ग्रिप चाहिए होती है, बिकॉज उनको फिर पढ़ के बॉल मूव करती है, बिकॉज वो जनरली इन्हीं तरह के विकेट्स पे पले पड़े हैं, जिस तरह से इंग्लैंड वाले मैच में होता कि बॉल ग्रिप कर रही थी। यहाँ बॉल ग्रिप नहीं कर रही थी, वहाँ स्पिनर्स ने ज़्यादा फुल बॉल की, जो कि उससे आप फिर कवर से लेके डीप मिड विकेट तक के ग्राउंड को ओपन कर देते हैं। और वहीं पे आई थिंक ट्रिस्टन स्टब्स और डीकॉक ने ब्रिलियंटली खेला, ब्रिलियंट। मतलब यही वो साउथ अफ्रीकन टीम है जो कुलदीप को देख के आदी हो जाती थी, मतलब उनको पिक ही नहीं करना आता कुलदीप को, और उन्होंने इतना प्यारा यूज़ ऑफ द क्रीज किया। उन विंड का बहुत अच्छा यूज़ किया, बहुत इस्तेमाल, ब्रिलियंट यूज़ ऑफ विंड था आई थिंक। और सबसे अच्छी बात थी कि जो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन रखा, उसके कारण आपके पास हर ओवर में विंड डायरेक्शन को एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी थी, कि अगर आपकी विंड लेग साइड फेवर कर रही है लेफ्टी को, तो आपके पास डीकॉक आएंगे उस ओवर में खेलने के लिए, और अगर विंड आपकी राइटी को फेवर कर रही है लेग साइड पे, तो वहाँ पर ट्रिस्टन सब्स ने उस चीज़ को मैनिपुलेट किया। इंडियन स्पिनर्स ने जो गलती की कि मुझे लगता है कि थोड़ा फुल ज़्यादा किया, बिकॉज होता क्या, जब आप बॉल फुल करते हैं, यू आर योरसेल्फ एन ऑफ स्पिनर, तो जनरली आप कोशिश क्या करते हैं कि आप चाहते हैं कि बैट्समैन डाउन द विकेट मारे और फंसे। इस विकेट में स्क्वायर मारना मुश्किल था, डाउन द विकेट खेलना मुश्किल नहीं था। हमने अक्षर पटेल को भी देखा कि उन्होंने इतने प्यारे स्लॉग स्वीप्स एंड ऑल खेले, तो वहां से अक्षर ने तो खुद इस विकेट पे बैटिंग की थी, वहां मुझे लगा कि थोड़ा इंडिया मिस द ट्रिक। दे केप्ट फीडिंग साउथ अफ्रीकन बैटर्स विद लिटिल फुलर बॉल्स। मतलब कुलदीप से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज वो जब थोड़ी डिफेंसिव बॉलिंग करने जाते हैं तो ज़्यादा विकेट्स मिलती हैं उनको इस तरह में, बिकॉज तब बैट्समैन एक आधी बॉल टांग देता है या फंस जाता है। वहाँ मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर गया साउथ अफ्रीका को, और उन्हें लगा कि डेप्थ नहीं है, नंबर 7 में मार्को जॉनसन आ रहे हैं, तो अगर हम 1-2 विकेट और निकाल देते हैं तो मैच वहीं खत्म हो जाएगा। वहाँ थोड़ी पेशेंट गेम अंडर इंडिया खेलता और 2-3 टाइट ओवर हो जाते तो इंडिया बहुत जल्दी इस मैच को खत्म कर देता। क्योंकि सर हम कभी से इंडिया में देखते हैं कि हम जो फील्ड एक्सेस करते हैं वो डीप कवर्स होता है या फिर डीप मिड विकेट होता है, हम उसी रीजन को टारगेट करवाते हैं कि बैट्समैन उसी में खेले और वहीं पे फंसे। क्योंकि यहाँ पे एक वो भी तो है ना कि बैट्समैन मोस्टली वी में खेलते हैं इंडिया में, हम देखते हैं प्रैक्टिस सेशन में भी कहते हैं कि जितना आप वी में खेलोगे उतने आप सेफ रहोगे और वहीं पे ही विकेट मिलती है। तो स्टार्टिंग में जब रन लग रहे थे तो मैं लग रहा था कि अभी चांस ले रहे हैं, एक बॉल मिस टाइम होगी और विकेट मिल जाएगी, लेकिन विंड ने जो फैक्टर प्ले किया है, जो बॉल को ट्रैवल करवाया सर। एक और बड़ी बात है ना, विंड से ज़्यादा भी एक चीज़ क्या कि जो ट्रिस्टन स्टब्स हैं वो अच्छे खासे लंबे कद के प्लेयर हैं, उनकी रीच इतनी बढ़िया है
कि वो और क्रीज का बहुत ब्रिलियंट यूज़ करते हैं, बहुत ब्रिलियंट। हमने इवन आईपीएल में देखा था कि उनके पास हर तरह का शॉट है, चिप शॉट, लैप, ऑलमोस्ट 360 डिग्री प्लेयर हैं वो भी। तो उन्होंने जो क्रीज का यूज़ किया और विंड डायरेक्शन का यूज़ किया प्लस अपनी रीच को जो यूज़ किया, वो आई थिंक ब्रिलियंट था। और माकरम आई वुड से क्लासन के साथ तो ये चीज़ है ना कि आप क्लासन को तो फुटबॉल की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो खड़े खड़े जिस तरह से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के मार रहे थे यार, वो तो ऐसा लगता है कि वो वीडियो गेम चल रही है। वो आप प्रैक्टिकली सोचें कि मतलब इतने लंबे छक्के खड़े खड़े डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारना इम्पॉसिबल है। वो स्किल पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ एक ही बैट्समैन के पास है, इसका नाम है हेनरिक क्लासन। और ये हमने आईपीएल में भी देखा है, और वहाँ आप एज अ स्पिनर वैसे ही फंस जाते हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया ने उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट किया। और क्यों किया? बिकॉज पूरे टूर्नामेंट वो चल नहीं रहे थे, पूरा टूर्नामेंट काफ़ी ठंडा आया था। मगर अगर मैं बात करूँ तो हेनरिक क्लासन आउट ऑफ फॉर्म थे इस फाइनल में आने से पहले। जब आईपीएल उन्होंने अच्छा किया, बट आई थिंक वंस यू हैव सीन हिम डू दैट इन आईपीएल, शायद इंडिया थोड़ा और बेटर प्रिपेयर हो सकता था उस चीज़ के लिए, क्योंकि इंडिया ने थोड़ा फीड किया उनको। बिकॉज गलती मैं क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा हार्दिक पांड्या को डिले करने की गलती कैसे, बिकॉज जो 10वां ओवर था जो हार्दिक पांड्या ने किया, उसकी पहली तीनों बॉल्स डॉट बॉल्स आई थी। उसमें जब इनटू द विकेट बॉल कर रहे थे तो क्लासन भी नहीं मार पा रहे थे। चौथी बॉल वाइड इतनी ज़्यादा कर दी कि उन्होंने खड़े खड़े डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मार दिया। फिर नो बॉल, फ्री हिट, इवन आप देखिए कि डीकॉक फ्री हिट को भी नहीं मार पाए, तो कीपर तक रह गई थी बॉल। इसका मतलब कितना मुश्किल था जब बैक ऑफ द लेंथ फास्ट बॉलर्स बॉल कर रहे थे इस विकेट पे खेलना। मतलब इंडियन फास्ट बॉलर्स ने 11 ओवरों में 60 रन भी नहीं दिए। आई थिंक 58 फॉर 7 विकेट्स मिली हैं, 58 फॉर 7 एंड 11। आप सोचिए 180 की ऑलमोस्ट चेज है, उसमें आपको 11 ओवरों में 58 रन 7 विकेट्स मिल गई हैं आपको। कितना कुशन मिला है स्पिनर्स को। वहाँ मुझे लग रहा है कि इंडिया मिस्ड द ट्रिक कि हार्दिक पांड्या को थोड़ा क्लासन के अगेंस्ट और खिलाते, चीज़ डिफरेंट हो सकती थी। इवन इनफैक्ट जब 54 रन इन 6 ओवर्स रह गए थे, आई थिंक स्पिनर्स तब तक खत्म हो जाने चाहिए थे, बिकॉज 8 ओवर स्पिनर्स के निकल गए थे। 9वां ओवर अक्षर पटेल नो डाउट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट बॉलर, पर हमने देखा कि क्लासन को आप अगर किसी चीज़ से दूर रखना चाहेंगे तो वो स्पिन है। और प्लस स्क्वायर ऑफ द विकेट मुश्किल था, पर क्लासन के लिए वो मुश्किल नहीं है बिकॉज वो खींच लेते हैं शॉट। और अक्षर ने इसी चक्कर में बॉल आगे करी और आगे तो फिर इस विकेट पे रिलेटिवली ईजी था। 6 ओवर्स जब बचे थे, 54 रन रह गए थे, तब आपके पास हार्दिक के 3 ओवर्स थे, बुमराह के 2 ओवर थे और अर्शदीप के सर 1 ओवर था। तो आई थिंक वहाँ शायद हम मैच को और टाइट बना सकते थे। अब मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या को उस विकेट पे हेनरिक क्लासन 15th ओवर में 24 रन मार पाते। अगर वो 5-6 रन 8 रन का ओवर निकल जाता, फिर आप सोचिए कितना और प्रेशर होता फाइनल ओवर्स में। I don't think so. We should be discussing that because already we have won. I'm just like saying कि थोड़ा मुझे वो समझ नहीं आया कि because obviously रोहित शर्मा के पास इतना एक्सपीरियंस इतना कुछ है, तो उन्होंने कुछ डेफिनेटली बेटर ही सोचा होगा। क्योंकि अक्षर ने ऐसे ओवर्स क्लोज किए हैं काफ़ी बार। आईपीएल में तो उनको कभी रन ही नहीं पड़े। आईपीएल में मतलब इवन आप देखें तो SRH के अगेंस्ट उन्होंने बॉल की है और उनको रन नहीं पड़े। इवन जब 6 ओवर 119 रन का स्टार्ट मिला था SRH को, उसमें भी आगे अक्षर ने मैच वापस खींच दिया था। आई थिंक 4 ओवर 30 रन से भी कम रन पड़े थे उन्हें। सर अब अक्षर पटेल की विकेट की बात करते, जो उन्होंने स्टब्स की विकेट ली, वो साउथ अफ्रीका का एक ब्रेन फेड मूवमेंट था सर, क्योंकि वो बॉल वाज नॉट मेंट फॉर द विकेट। उन्होंने उस टाइम स्लो डाउन की बॉल को, और वही गलती जो ऋषभ पंत ने की कि इतनी फुलर बॉल पे जनरली आप स्वीप करने नहीं जाते हैं। मतलब अगर एक बॉल है जहाँ पे, अब देखो जनरली आप स्वीप कब करते हैं, जब बॉल गुड लेंथ पे पड़ रही है और अपनी रीच से आप खींच लेते हैं। जब बॉल फुल होती है तो जनरली आप LBW बोल्ड इन प्ले ले आते हैं अगर आप स्वीप करने जाते हैं। शॉट में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। अगर आपको पता है आप फंस जाओगे इस बॉलर पे स्पिन पे, तो आपके पास एक ही होता है कि आप पिछला पैर टिका और घुमा दो। हाँ, स्वीप जनरली आपको रिलीज शॉट भी होता है, आपको पता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, पर तब तक डिस्टेंस अब तो बड़े प्यार से खेल रहे थे, उनको तो ऐसी जरूरत ही नहीं थी। इस विकेट में उतनी हेल्प ही नहीं थी स्पिनर्स के लिए, फंसी नहीं रही थी बॉल। तो आई थिंक वो थोड़ा हाई परसेंटेज मतलब हाई रिस्क शॉट खेल दिया, और अक्षर ने वो बहुत स्मार्ट बॉल की थी। उन्होंने स्लो डाउन किया और उन्होंने आई थिंक वो इतनी जल्दी शॉट में आ गए थे कि ही हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इट शॉट जब तक बॉल पहुंची भी नहीं थी, और उसीलिए वो उस विकेट पे उस बॉल पे बोल्ड भी हुए। वाज दैट द टर्निंग मोमेंट ऑफ यस्टरडेज मैच सर? नहीं, टर्निंग मोमेंट तो डेफिनेटली क्लासन की विकेट थी। उस टाइम तक तो लग ही नहीं रहा था कि ये मैच वापस इंडिया खींच सकता है सर। मतलब कहीं ना कहीं जब हमने देखा हमारे स्पिनर्स से 100 से ऊपर रन खाए हमने और एक ही विकेट हम लेके आए स्पिनर से, तो कोई चिंता की बात है इन फ्यूचर सर?
आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यू कैन ओनली लर्न फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. कुलदीप यादव का जनरली क्या रहता है कि वो जब थोड़ी बहुत मार स्टार्टिंग में पड़ जाती है तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं. हमने 2023 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट धर्मशाला में भी देखा था कि जब उनको सचिन रविंद्रा ने और डैरिल मिचेल ने मारना शुरू किया तो कुलदीप यादव एकदम से थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं. तो ये एक चीज़ है जिस पर उनको थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है. मतलब कि जैसे आई वुड से चहल जनरली मार खाने के बाद भी वापस आए हैं बहुत बार. वहाँ कुलदीप शायद थोड़ी और मेंटल टफनेस की ज़रूरत है. बट आई थिंक ही इज़ वेरी स्टिल वेरी यंग और ऐसे मैचेस ही बंदा सीखता है. और एक बड़ी बात है कि अब बिकॉज द मॉन्कीज ऑफ आर हैट हम अब अगले आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया को बहुत अलग तरीके से देखेंगे. बिकॉज आपको वो प्रेशर निकल जाता है कि ट्रॉफी तो फाइनली आ गई ना. अब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को उतने प्रेशर में नहीं देखेंगे कि हाँ हार गए तो क्या होगा, क्योंकि अब आपकी क्राउड भी समझती है कि आपने एक ट्रॉफी ऑलरेडी जीत ली है. और ये T20 वर्ल्ड कप को हम जनरली कहते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप से छोटी विक्ट्री है. अब नहीं मैं कहूँगा, बिकॉज इतना लंबा टूर्नामेंट था 1 महीने का. ये मतलब वर्ल्ड कप से रिलेटिवली वर्ल्ड कप भी ऑलमोस्ट आपका 45 दिन का होता है, तो ये भी 30 दिन का तो टूर्नामेंट हो गया. और अच्छी खासी वेरिड कंडीशंस में इस टूर्नामेंट में आप खेले हैं और वो भी अनबीटन रहे हैं सर. हाँ, पूरे मतलब 8 मैच आप खेले हैं. एक मैच आपका वॉश आउट भी हो गया, अदरवाइज आप 9 मैच खेल रहे होते. अगर आप वर्ल्ड कप खेलते हो उसमें 11-12 मैच खेलते हो तो ऑलमोस्ट वैसी सी कहानी है. और इतनी वेरिड कंडीशंस में इतनी सारी टीम्स को हरा के अगर आप जीत रहे हैं तो वो एक बड़ी विक्ट्री ही है. बिकॉज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, जो वर्ल्ड की टॉप टीम्स हैं उनको हराया. उसके बाद आप सिर्फ वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड रह गई थी. न्यूजीलैंड तो इस वर्ल्ड कप में टर्न अप ही नहीं हुई उतनी आई वुड से. तो वो इतना बड़ा, और वो भी आ जाता अगर अफगानिस्तान ना होता. तो मैं कहूँगा कि अफगानिस्तान को हराना इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से हराने से ज़्यादा मुश्किल था. तो वो भी इंडिया ने किया. तो आई थिंक काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था. और इस विक्ट्री को आई विल कीप इट अप देयर विद एनी अदर विक्ट्री आई वुड से. सर कल के मैच शुरू होने से पहले मुझे लग रहा था कि टुडे जडेजा विल आउट परफॉर्म इन बॉलिंग, क्योंकि बस उनके पास वो लाइन भी है, लेंथ भी है, और उनके पास वो एबिलिटी है जब वो स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं मारने देते. तो क्योंकि वो जनरली आगे बॉल नहीं करते, तो उनकी भी ओवर में मुझे समझ नहीं आया. उन्होंने क्लासन को आगे बॉल की जहाँ उन्होंने स्ट्रेट का चक्का खाया. मतलब वो ऑब्वियसली आई थिंक जडेजा वाज लो ऑन कॉन्फिडेंस, अदरवाइज विकेट वाज टेलर मेड फॉर हिम. और पूरे टूर्नामेंट में देखे उन्होंने खिंची हुई लेंथ की बॉल की है और कल वो आगे बॉल कर रहे थे. तो मुझे लग रहा है कि वो शायद इंडिया को यही पता था कि यार वी जस्ट नीड अ विकेट टू क्रैक ओपन द बैटिंग. वो विकेट के चक्कर में वी जस्ट केप्ट फीडिंग क्लासन विद दोज बॉल्स. मुझे लग रहा है कि उनको आउट करने की जो हमने कोशिश की इंस्टेड ऑफ, बिकॉज आपको पता है कि क्लासन जैसे बैट्समैन के आगे आप ज़्यादा डिफेंसिव हो भी नहीं सकते हो क्योंकि उनके पास हर तरह का शॉट है. तो वही आई थिंक कैलकुलेटेड रिस्क हैं, इतना हो जाता है. कहीं ना कहीं सर रोहित शर्मा को भी पता ही था कि इनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है. हमारे पास ये 3-4 क्रूशियल विकेट्स ही हैं, अगर ये हम थोड़ा चांस लेकर भी अगर ले लेते हैं तो मैच हमारे हाथ में होगा. कहीं ना कहीं वो हमने पिछले में बात की थी कि 3 क्रिटिकल विकेट्स कौन सी हैं. मैंने कहा था डी कॉक, ट्रिस्टन स्टब्स और हेनरिक क्लासन. मैंने मिलर का नाम भी नहीं लिया था, इन 3 का नाम लिया था. और आप कल देखिए इन तीनों ने ही मैच बनाया है. तो इसलिए इंडिया भी वही कोशिश कर रहा था. आई थिंक वी हैव टू गिव क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका ऑल्सो. हमने इतना फाइनल में फेयरलेस क्रिकेट कब देखा. आप देखिए आपके 42 पे 2 थे पावर प्ले में, तो उस टाइम पे आपका लिटरली मैं कहूँगा इस विकेट के हिसाब से थोड़ा इंडिया की तरह बिलो पार आपका पावर प्ले गया. उसमें भी आप 22 पे 2 थे 4 ओवर के बाद. तो आपने वहाँ से 15 ओवर तक गेम खींच दी 147 रन तक. मतलब 147 मतलब आपने 9 ओवरों में 105 रन स्कोर किए हैं स्पिन ओवर्स में, और वो भी जिसमें मेजॉरिटी स्पिन था जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ है. और वहाँ आपने सिर्फ विकेट्स भी 2 लूज की. डी कॉक अगेन आई थिंक थोड़ा ब्रेन फेड मोमेंट मुझे वो ज़्यादा बड़ा लगा, बिकॉज उसी बॉल पे पिछली बॉल पे चौका गया अर्शदीप की और वहाँ फील्डर प्लेस किया. नो डाउट इंडिया ने उसे एज अ अटैकिंग ऑप्शन नहीं रखा था, डिफेंसिव ऑप्शन रखा था कि वहाँ से रन ना जाए. और वही सेम बॉल सेम शॉट और हाथों में बॉल दे मारे. मतलब आई थिंक इतना बड़ा प्लेयर वहाँ अगर रिक्वायर्ड थी तो विराट कोहली टाइप इनिंग की रिक्वायरमेंट थी वहाँ से, कि आप 30 बॉल 39 पे खेल रहे हैं, आप अगली 30 बॉल में वही 37-36 रन करें तो 60 बॉल 75 की आपकी इनिंग्स हो जाती है जो विराट कोहली ने खेली है. और फिर ये मैच खत्म था. सर आपको लगा कोई ऐसा मोमेंट कि भाई यहाँ से हमारा मैच चला गया, अब वापस इंडिया लौट के नहीं आ सकती, कोई ऐसा मोमेंट? जब
4 ओवर में 26 रन चाहिए थे, तो मैंने मैच बंद कर दिया था एक बार। मैं क्रिकेट इन्फो पे आ गया था, मैंने कहा नहीं यार अब नहीं देख पाऊंगा, बिकॉज जो बुमराह का ओवर था, बिकॉज इतना पता था कि बिकॉज विकेट ड्राई है तो यहाँ पे रिवर्स स्विंग इनटू पिक्चर भी आ सकते हैं, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी देखा। तो जब 5 ओवर 30 रन रह गए थे और उस 5वें जब 16वें ओवर को बुमराह करने आया और वहाँ पर रिवर्स स्विंग मिल रहा था उनको, मतलब पहली बॉल इनटू द पैड बॉल टेल करती हुई लगी, फिर और उसके बाद जब 27 रन रह गए 28 बॉल में, तो लग रहा था कि यार अब अगर बुमराह कुछ कर सकते हैं तो गेम बदल सकते हैं। और उसकी अगली बॉल उन्होंने जो लीथल यॉर्कर टेल इन करती हुई आई और उसको भी क्लासन ने ब्लॉक कर दिया, फिर मुझे लगा यार ये अब थोड़ा बियॉन्ड हो गया इंडिया के। तो 4 ओवर 26 में मैंने टू बी ऑनेस्ट उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे लग रहा था कि अब नहीं वापस निकाल पाएंगे, बिकॉज बुमराह का सिर्फ एक ओवर बच गया, बाकी दोनों फास्ट बॉलर्स भी उस लेवल पे बॉल कर पाएंगे उतनी उम्मीद नहीं थी। और वो वी हैव टू गिव क्रेडिट टू अर्शदीप एंड बुमराह एंड आई वुड से हार्दिक पांड्या ऑल्सो, बिकॉज अर्शदीप ने कल बहुत ब्रिलियंट बॉल की, मतलब उन्होंने अच्छे क्रिटिकल मोमेंट्स पे विकेट ली, 2 बड़ी विकेट्स ली, और जो फाइनल ओवर किया वो तो आई थिंक क्वालिटी था। मतलब इतने बड़े मैच में इतने हाई प्रेशर में, इससे ऊपर प्रेशर तो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं हो सकता। आई थिंक अब वर्ल्ड कप फाइनल्स खेल रहे हैं और मतलब इससे ऊपर प्रेशर मुझे नहीं लगता कि कभी भी हो सकता है। अब जितना मर्जी बात कर लीजिए आईपीएल का, इस सब का, इससे ऊपर प्रेशर नहीं हो सकता। वहाँ पे अपने स्किल को एग्जीक्यूट करना ब्रिलियंट था। हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने क्लासन को रेंज के बाहर रखा, बैक ऑफ द लेंथ बॉल की थोड़ी सी, ज़्यादा बैक ऑफ द लेंथ नहीं थे, आई थिंक थोड़ा रिलेटिवली आगे था, और कटर की ऑफ कटर थी, और पढ़ने के बाद जब वो ऑफ कटर अंदर आनी शुरू हुई तो क्लासन ने, आई थिंक वो शॉट गलत नहीं था, बिकॉज उस टाइम उन्होंने कोशिश ही की कि मैं मैच जल्दी खत्म करूँ। तो आई वुड नॉट से दैट वाज अ ब्रेन फेड मोमेंट, दैट वाज अ ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन। मतलब वो हार्दिक पांड्या की स्ट्रेंथ है, दैट इज़ वाई आई फेल्ट कि हार्दिक पांड्या के जो ओवर्स इतने पीछे रखना, मतलब मैं वही कह रहा था कि 6 ओवर अगर आपको 50 ओवर रन चाहिए और आपके पास फास्ट बॉलर के 6 ओवर पड़े हैं और आपको दिख रहा है कि स्पिनर्स मार खा रहे होंगे, तब तक 8 ओवर 80 खा चुके थे स्पिनर्स, वहाँ मुझे लग रहा था कि स्पिनर्स को बैठा के फिर वो करना था, और हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया। 23 बॉल 26 पे लग रहा था कि अब क्योंकि बॉल टेल कर रही है, अगर बुमराह कुछ कर जाते हैं तो गेम चेंज हो सकती है। स्काई का कैच सर, उसके बारे में क्या कहोगे? जो उन्होंने वर्ल्ड कप बाउंड्री से जो बाहर जा रहा था उसको निकाल कर अंदर लेके आ गए सर, उसकी कैच के ऊपर आप क्या कई चीज़ें ना डेस्टिन्ड होती हैं, और इंडिया का ये वर्ल्ड कप जीतना आई थिंक डेस्टिन्ड था, बिकॉज 2 ग्रेट्स लेजेंड्स जिनके बारे में बात करेंगे, विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी T20 फॉर इंडिया, विच इज़ वेरी इमोशनल। मैं तो रो भी पड़ा था क्योंकि दोनों मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर्स रहे हैं, ऑब्वियसली हर किसी का ही रहे हैं आई वुड से। तो वहाँ आई थिंक उनको एक फाइनल विक्ट्री दिलवाना शायद वो डेस्टिन्ड था, बिकॉज इतने हाई प्रेशर सिनारियो में अक्षर पटेल का कैच मिचेल मार्श मारा शायद टेक्निकली ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट इतने हाई प्रेशर सिनारियो में, बिकॉज अब देखिए 1 ओवर 16 अगर वो बॉल कनेक्ट होके छक्का चला जाता और उसके बाद 5 बॉल 10, मैं नहीं कह रहा हूँ इंडिया मैच से बाहर था, पर तब आप सिर्फ एक ही शॉट के मोहताज रह जाते हैं, एक इधर उधर लग के पीछे भी चला गया चौका तो गेम वाइड ओपन हो जाता है। तो वहाँ वो कैच, और उस टाइम हुआ क्या, बिकॉज बॉल टेल इन कर रही थी, रिवर्स कर रही थी, तब तक मिलर अपना टच खो चुके थे, वो उतनी इजीली फ्री फ्लोइंग नहीं खेल पा रहे थे। अब 8 बॉल 15 थे उस टाइम तक, 16 बॉल 21 तक आ गए थे, मतलब पिछले 8 बॉल में सिर्फ 6 रन पड़े थे, 6 रन मार पाए थे, जिसमें से एक आधा डबल भी था। तो वहाँ तक मैच आई थिंक थोड़ा इंडिया के फेवर में था, और वो वाइड यॉर्कर के चक्कर में फुल टॉस पड़ी थी, इसलिए बिकॉज पिछले 6-8 बॉलों में मिलर से नहीं उतना फ्री फ्लोइंग खेला गया, इसलिए वो टो पे बॉल लगी बैट के, और उसके बाद भी बिकॉज ही सच अ पावरफुल हिटर, बॉल सील करती जा रही थी स्ट्रेट, टाइम करना जंप, अवेयरनेस बाउंड्री का सबका, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं नेट पे कि नहीं टच हो गया था, ये हो गया था, वो, मुझे कहीं भी कोई क्लियर ऐसा एविडेंस नहीं लगा। मे बी मिलीमीटर का गैप था, मे बी कुछ भी था, विजिबल एविडेंस कुछ नहीं था, और आई थिंक वो कंट्रोवर्सी तो अब चलती रहेंगी बिकॉज बड़ा कुछ बाद में होता है, बट कूलनेस उस आदमी की, मतलब वो दिखता है कि वो इतना टॉक्ड अबाउट क्यों है, बिकॉज इस प्रेशर सिनारियो में वैसा एग्जीक्यूशन करने की एबिलिटी होना, दैट शोज कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अलग लेवल की है। सर जो आपने भी ये बात करी ना कि वो पैर टच हो गया था, ऐसी बातें उड़ के आ रही हैं, तो ये बातें सिर्फ 2 ही जगह से आ रही हैं, एक पाकिस्तान से और एक वेस्टर्न मीडिया से सर। हाँ, वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तान दोनों यही है। वो तो मैंने कहा ना कि वेस्टर्न मीडिया इज नेक्स्ट पाकिस्तान, में तो पहले भी बोल चुका हूँ कि दे आर ऑल्सो डूम्ड टू बी दैट वेज। मैं खुद यूरोप में 1.5 साल रहा हूँ, 1 साल स्विट्जरलैंड में रहा हूँ, पहले 3-4 महीने जर्मनी में एज ए एक्सचेंज स्टूडेंट रहा हूँ,
और 2006 में मुझे याद है मेरे जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था उस टाइम कि दीपक जर्मनी में 2020 में घर ज़्यादा होंगे, लोग कम होंगे, कि थिंग्स आर दैट बैड। फिर उन्होंने जो वर्क फोर्स प्रॉब्लम आ रही थी उस चक्कर में रिफ्यूजी इनटेक किया, बड़ा कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो दे आर लाइक डाइंग कंट्रीज, आई डोंट थिंक सो शुड बी थिंकिंग टू मच एंड टॉकिंग टू मच अबाउट देम, और चीज़ें डिफरेंट है। 2 बॉल 9 रन मैच तभी बेस्ट लग रहा था कि रबाडा एक हिट लेगा यहाँ से और चौका चला गया तो भी मैच कहीं ना कहीं आप सुपर ओवर की तरफ देख रहे थे मैच को अगर कुछ होता। मेरे को जब 5 बॉल 16 से 4 बॉल 12 रह गए थे और तब पता था कि ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज रबाडा इज़ अ गुड थिंग टेलेंडर, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, उनके पास एबिलिटी है, बट वो मिचेल स्टार्क या कमिंस जैसे नहीं है कि वो मतलब आपको उतनी कंसिस्टेंसी से इस तरह के शॉट्स दे सकें। और आई थिंक तब तक हार्दिक पांड्या ऑल्सो अंडरस्टूड, उन्होंने हार्दिक पांड्या ने चौका खाया, वाइड बॉल करने की कोशिश ही की कि बट उसको थोड़ी आई वुड से आगे मतलब थोड़ा इनटू द विकेट कर दिया, और वहाँ पे फिर एलिवेशन मिल गया बॉल को और पीछे चलेगी, वो एंगल से चलती गई एंगल के साथ चलती गई। उसके बाद उन्होंने थोड़ी बॉल फुलर करनी शुरू की और रीच के बाहर ले आए थे, और जो 2 बॉल्स उन्होंने की बहुत ब्रिलियंट करी थी वहाँ पे। आई डोंट थिंक सो, मुझे लगा था कि मैच अब किसी भी एंगल से निकल सकता है। नो डाउट नर्वी मोमेंट्स तो होते हैं, बट सुपर ओवर तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा था। सर जब मैच जीते सर, मेरा जो हर्ट था वो मैक्सिमम था, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 220 माइनस अब मेरी एज कितनी है, मेरा दिल धड़क रहा है सर, बिल्कुल ऐसे शांत हो गया हूँ। नहीं, मुझे तो लग रहा था कि मेरे को हार्ट अटैक आ चुका है क्लियरली ऐसे लगा गया भाई मैं क्या यार, जो इतने दिन एक्चुअली चक्कर क्या है, सेमीफाइनल जिस दिन 2 थे उस दिन मैं पूरी रात नहीं सोया, मतलब सुबह 8:30 बजे सोया, और समहाउ इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंसर्न था तो 10:30 बजे उठ गया 2 घंटे। उससे अगले दिन फाइनल के कारण इतनी कैलकुलेशन चल रही थी तो नींद नहीं आई, और आई थिंक हमने लाइव रिकॉर्ड भी करना था सुबह, तो मैं वैसे ही 3 घंटे सोया। आज फाइनल था तो भी नहीं सो पाया, और अब हमारा चौथा आज है, तो मेरे ऑलमोस्ट चौथा नाइट आउट हो चुका है ऑलमोस्ट, एज आई वुड से। तो वो नींद भी नहीं पूरी हो रही है, इतना कुछ दिमाग में चल रहा है, तो मुझे लग रहा था कि काम हो गया आज। तो सर आपकी वो स्टोरी पूछना चाहेंगे जो आप कल हमने देखा, आपने पूरा सेटअप कर रखा था घर पर और आप बिल्कुल एक्साइटेड हो, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए आप। अरे यार, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, रियली वांट कि उनको पता चले, कि मुझे पता था कि एक बड़ा मोमेंट तो इंडियन क्रिकेट का आ रहा है, और बहुत छोटे हैं, माई डॉटर इज़ ओनली 6, सन इज़ ओनली 8, तो उनके लिए वो मेमोरीज बिल्ड करना वेयर आई कुड हैव मोमेंट्स विद देम। तो हमने क्या किया कि सैटरडे संडे कम्प्लीटली टुक ऑफ फ्रॉम वर्क, मतलब चलता रहा साइड वेज, ज़्यादा नहीं, मतलब टीम काम कर रही थी, मैं ज़्यादा नहीं था इन्वॉल्व। तो सैटरडे हमने बैठ के पोस्टर्स बनाए, वी ट्रैवल्ड द एंटायर सिटी टू बाय स्टिकर्स, इंडिया के फ्लैग्स। फिर हमने एक हमारे घर में ग्रीन रूम है शूटिंग्स एंड ऑल के लिए, माय वाइफ यूजेस, तो वहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है उस रूम में, तो उस ग्रीन रूम को हमने पूरा स्टेडियम लुक में कन्वर्ट किया, काफ़ी कुछ अम्ब्रेला लगाए बीच में एंड ऑल, बैठने के लिए सेटिंग ऐसा क्रिएट किया कि जैसे आप वेस्ट इंडीज में देखते हैं फैन पार्क्स में ऑल होते हैं, वैसा मोमेंट क्रिएट किया, और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब माई किड्स रियली लव्ड इट। और ऑफिस से भी कुछ लोग थे जो रुके, एंड दे ऑल्सो स्टेड बैक टिल लेट नाइट, और उन्होंने मुझे रोते भी देखा, तो कि बड़ा अजीब था कि बच्चों की तरह मैं रो रहा, मेरे बच्चे भी कह रहे हैं पापा रो रहे हैं, ये क्या हो गया, तो कि बस पूछो मत क्या हुआ है, मैं यार इस टाइम पे समझ नहीं आ रहा। मैं 15 मिनट तो सुन था, मतलब कुछ आवाज़ भी नहीं मुंह से निकल रही थी। 2011 में बहुत सेंटी हुआ था, बट मुझे लगता है कि इस बार शायद उससे ज़्यादा था, बिकॉज वेट बहुत लंबी थी, बहुत बार लग रहा था ये तो इंडिया का कप है, इंडिया कप है, इंडिया कप है, और हर बार हमें लगता था ये क्या हो गया। 2023 तो मेरे इतने सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मेरे इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स थे क्रिकेट को लेके एंड ऑल, सब बंद हो गए, सब खत्म हो गए, सब डिलीट हो गए। मतलब हार्ड कोर फैंस जो खेले भी हैं क्रिकेट एट सर्टन लेवल और समथिंग, जो इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े आर्डेंट फॉलोअर्स थे, सब ने छोड़ दिया था देखना, सब ने। मतलब उनके मैसेजेस कल आए, बड़ा स्ट्रेंज लगा कि, बट आई थिंक इट हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स, बिकॉज इतनी तगड़ी टीम पूरी, मतलब इतने साल ना जीते, वैसे की प्रॉबिलिटी मैंने पहले भी बात की, अंडर लेस देन 4% होती है, और 3.8-3.9% चांसेस हैं कि आप इतने सेमीफाइनल फाइनल पहुंच के भी टूर्नामेंट जीत के घर नहीं ला रहे हैं। वहाँ से चीज़ें ऐसे लगने लग गई थी कि शायद कभी दोबारा होगा ही नहीं। तो आई थिंक ये टूर्नामेंट अब काफ़ी कुछ ओपन अप करेगा, बिकॉज एक प्रेशर नहीं होगा इंडियन टीम्स के ऊपर आगे उतना। सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा फ्रैंकली क्वेश्चन है, क्या कोई पार्टी है सर फर्स्ट अंपायर के लिए अपने व्यूअर्स के लिए? करेंगे यार प्लान करेंगे, जल्दी प्लान करेंगे। अभी तो आई थिंक आज तो पूरी टीम को रेस्ट चाहिए, बिकॉज बहुत टैक्सिंग था, मतलब सबने इतनी मेहनत की है, सुबह सुबह रिकॉर्ड करना, एडिट करके डलवाना, सब करना। उस वर्ल्ड कप IPL 3 महीने
मतलब फर्स्ट एम्पायर की टीम ने अपनी जान लगा दी, कंसिडरिंग वी आर वेरी स्मॉल टीम एंड और बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, दिस इज़ नॉट योर ओनली थिंग दैट यू पीपल आर इन्वॉल्व इन। उसके बाद जो 3 महीने एफर्ट लगाए, IPL और वर्ल्ड कप बहुत टैक्सिंग था, मतलब बार रोज लाइव ये सब करना, और आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, मतलब बहुत अच्छा रहा है। वो सर हमें टेलीग्राम पे शाम को मैसेज आ रहे हैं मैच जीतने के बाद कि अभी लाइव आ जाओ, अभी ला जाओ। मैं भाई हमें थोड़ा एंजॉय करने दो मोमेंट को, हमारे आंसू नहीं रुक रहे हैं। और मैं तो शहर के दूसरे कोने में रहता हूँ, वहां से तो मुझे एक्चुअली आने में भी लग रहा था कि सड़क ही जाम होंगी, निकलेंगे कैसे। और कल तो क्या पटाखे मतलब दिवाली सर, दिवाली बिल्कुल। आई थिंक ब्रिलियंट फाइनल्स, इससे अच्छा फाइनल्स नहीं हो सकता था। 2 डिजर्विंग टीम्स, और साउथ अफ्रीका प्लेड लाइक, आई डोंट थिंक सो उन्होंने चोक किया, चोक नहीं कहेंगे बिकॉज देखिए जब बॉल रिवर्स होने लग जाता है वो मॉडर्न क्रिकेट का स्किल नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट में आप ज़्यादा रेगुलरली नहीं देखते, समझ आता है कि जो पुराने ज़माने में बैटर्स जिन्होंने ऐसी सिचुएशंस में 100s किए, सब किए, कितनी मुश्किल होती थी, वही तो 35 में 36 में ओवर में ODIs में बॉल रिवर्स होना शुरू हो जाता था। और अब बिकॉज यहाँ विकेट्स बहुत ड्राई थी, काफ़ी ज़्यादा ड्राई विकेट्स थी और डे मैचेस थे, तो 15वें ओवर के बाद हमने 2-3 मैचेस में देखा कि बॉल रिवर्स कर रही है। तो रिवर्स और इस हाई क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट 30 रन भी मारने इतने आसान नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो आई डोंट थिंक सो साउथ अफ्रीका चोक करी, बिकॉज कोशिश पूरी थी उनकी तरफ से, कोई ऐसे ब्रेन फिड मोमेंट नहीं हुआ लास्ट 5 ओवरों में। मैं हेनरिक क्लासन का डिसमिसल ब्रेन फिड मोमेंट तो नहीं कहूँगा, इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जीक्यूशन बाय हार्दिक पांड्या। थोड़ा जो नी इंजरी के चक्कर में पंत को ट्रीटमेंट मिला और उसके चक्कर थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक हुआ, मे बी दैट कुड हैव ट्रिगर्ड इट, बट वो शॉट ऑन था। और अब तब तक इतनी अच्छी फॉर्म में आप कोशिश कर रहे थे कि मैच में जल्दी खत्म करूं, एक आधा ओवर स्पेयर रखूं, मैं क्यों डीप लेके जाऊं मैच को। और 23 बॉल 26 रन, हमें पता है कि अब बैटिंग नहीं है। और अब देखिए जो बुमराह ने आई वुड से मार्को जॉनसन को बोल्ड किया था, वाज अ ब्यूटीफुल बॉल, वो रिवर्स स्विंगिंग मास्टर क्लास था। सिमिलर बॉल थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ स्टंप पे ऑलमोस्ट आपके मिलर भी बोल्ड होते बचे थे, मतलब वो ब्यूटी थी। मिलर खेलने गए और बॉल पड़ने के बाद बाहर निकली, रिवर्स स्विंग हुई और ऑफ स्टंप जस्ट मिस करती हुई निकल गई। तो अगर मिलर कुछ नहीं कर पा रहे थे तो मार्को जॉनसन तो सिटिंग डक थे वहाँ पे। सर एज अ ट्रू क्रिकेट फैन कहीं ना कहीं आपको बुरा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका हर बार आती है और फिर हार जाती है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज थिंग इज कि आपने शायद ट्विटर पे सब जगह देखा होगा, तो इनके तो मैच यहाँ पे ब्रॉडकास्ट भी नहीं हो रहा था। तो एक वेकअप कॉल था फैंस के लिए कि अपनी टीम को सपोर्ट करें, और एक स्टेप आगे तो गई है ना साउथ अफ्रीका, मतलब इनविंसिबल गेम खेली है उन्होंने, इतने टाइट मैचेस जीते, इतने टाइट मैचेस। बट अगर मैं कहूँगा कि 2 डिजर्विंग टीम्स फाइनल में पहुंची हैं और उनमें से टीम जो जीती है थोड़ी ज़्यादा डिजर्विंग थी, वो कहीं ना कहीं इंडिया थी, बिकॉज इंडिया ने बड़ी टीम्स को कन्विंसिंगली हराया। इंग्लैंड को आपने ऑलमोस्ट 70 रन से हराया, 68 रन से भी प्रिसाइज। ऑस्ट्रेलिया को आपने 24 रन से हराया है। आपने पाकिस्तान को एक अच्छा मैच हराया, 2 थोड़ा वो टाइट था। अफगानिस्तान को आपने एक अच्छा खासा रौंदा है। ऑन द कॉन्ट्ररी वहाँ साउथ अफ्रीका ने काफ़ी टाइट टफ मैचेस निकाले। नेपाल से आप ऑलमोस्ट हार गए थे, 1 रन से जीत रहे हैं आप। आई थिंक बांग्लादेश वी वर प्लेन लकी कि वो बाउंड्री जो चौका गया पैड्स पे लग के वो आपके फेवर में चला गया, और नीदरलैंड्स के अगेंस्ट आप कोलैप्स कर गए थे। तो मतलब इंग्लैंड के अगेंस्ट एक बार मैच निकल ही गया था 3 ओवर 25 में, तो इंग्लैंड ने भी 3 ओवर 25 में मैच गिफ्ट किया है, तो वैसी सिचुएशन से साउथ अफ्रीका जीता भी है। तो इंडिया ने ऑन द कॉन्ट्री थोड़ा रिलेटिवली वन साइडेड मैचेस जीते हैं, तो आई थिंक ज़्यादा डिजर्विंग थे। सर पूरे टूर्नामेंट में आपको क्या मतलब कि जो आपका बेस्ट मोमेंट था, फाइनल्स को हटा दें, कि यहाँ पे तो लगा कि दिस इज़ दी प्योर T20 क्रिकेट? सर पाकिस्तान वाला मैच, बिकॉज जो मास्टर क्लास ऑफ बॉलिंग दिखाई इंडिया ने वहाँ पे, वो उससे आई थिंक दैट पर्टिकुलर मैच वुड हैव गिवन इंडिया कॉन्फिडेंस कि हम यहाँ से भी वापस आ सकते हैं। मतलब वहाँ भी आपने 6 ओवर 40 से मैच वापस खींचा था, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन, 6 विकेट्स हाथ में थी। यहाँ भी आपने 5 ओवर 30 से मैच वापस खींचा है, और वहाँ भी बुमराह नहीं करके दिखाया था, यहाँ भी बुमराह नहीं किया और बाकी बॉलर्स ने उनको सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है उस मैच ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया इंडिया को कि एज अ बॉलिंग यूनिट हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। बिकॉज मैंने 2003 वर्ल्ड कप में देखा था इंडिया की बॉलिंग यूनिट ने ब्रिलियंटली किया, फाइनल में आके बिखर गई। मैंने 2023 में देखा कि हमारी बॉलिंग यूनिट सबको रौनती आ रही थी, फाइनल में आके कहीं ना कहीं थोड़ा काउंटर अटैक मिला और बिखर गई। इस फाइनल में भी लग रहा था कि जो ट्रेविस हेड ने किया था वो अब हेनरिक क्लासन ने करा है। हेनरिक क्लासन भी शायद अब हमारे दिमाग में बहुत साल रहने वाले हैं। मतलब मैं तो ये तक बोल रहा था कि भैया IPL का कॉन्ट्रैक्ट भी मत देना, मैं तो नहीं देख पाऊंगा इनको IPL में अब, कि बहुत गुस्सा आता रहेगा देख देख के।
और वहाँ से मैच वापस खींचना, आई थिंक वो पाकिस्तान वाले मैच ने कहीं ना कहीं टेम्पलेट सेट किया था। सर अब बात करते हैं दो दिग्गज जो अब T20 आई इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले गए, कैसा लग रहा है सर आपको, विराट कोहली और रोहित शर्मा? मैंने तो बात भी पहले की थी, हम अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बात करा था, फाइनल से पहले ही बोला था मैंने कि दोनों का फाइनल मैच होगा, इवन जीते हारे जो मर्जी है, बिकॉज आइडली उन्होंने 2022 वर्ल्ड कप के बाद अलविदा कह दिया था, क्योंकि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे। कह दिया आई वुड से कि इंडियन टीम नहीं चाहती थी, मतलब मैनेजमेंट की उनकी अब जरूरत है, यंग प्लेयर्स को चांस मिले। तभी जब रोहित शर्मा जीते तो उन्होंने चीफ ऑफ सेलेक्टर्स की तरफ जो रॉजर बिनी, उनको देख के थैंक्स भी बोला कि थैंक्स फॉर गिविंग मी अनदर चांस। तो बड़ा इमोशनल था वो कि रोहित शर्मा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और वो फील होता है बहुत ज़्यादा कि उनको और काफ़ी कुछ मिलना चाहिए था। अभी ठीक है, फिर भी आई थिंक ही गॉट व्हाट ही डिजर्व्स। चौथी वो आई थिंक वर्ल्ड कप ट्रॉफी इंडिया के लिए, तीसरे ऐसे कैप्टन बनना जिसमें मतलब कपिल देव और धोनी जैसे लेजेंड्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बैड अचीवमेंट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। तो आई थिंक तब तक दोनों आई थिंक इंडियन टीम के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, तो उनको वापस लाया गया, तो ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट के लिए लाया गया। और वैसे भी अब जो 26 में वर्ल्ड कप है वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम यंगस्टर्स को ग्रूम करें। तो यहाँ आई थिंक दे हैव सेटल्ड द स्कोर, दे हैव वॉन द ट्रॉफी, लेगेसी अब बड़ी होनी चाहिए आगे। और इंडिया बेंच स्ट्रेंथ ऐसी है कि अगर इंडिया ए भी खेलती तो शायद ऑल इंडिया फाइनल भी हो सकता था। मतलब इस तरह की हमारे पास रिंकू सिंह, शुभमन गिल, जायसवाल, सैमसन, मतलब आप सोचिए कि ईजीली किसी भी टीम का टॉप 4 हो सकते हैं, मतलब इतनी हमारे पास क्वालिटी है। फिर ऋतुराज गायकवाड बैठे हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा, साई सुदर्शन, मतलब यू नेम इट, रेयान पराग, मतलब फिर आपके पास हिटर्स भर भर के पड़े हैं, मतलब आपके पास एक अच्छी खासी अदर सेट ऑफ टीम पड़ी है यार। बैट्समैन में तो डेफिनेटली पड़ी है यार। तो आई थिंक इट्स अ राइट मोमेंट। मुझे लग रहा है, एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा, मुझे लग रहा है मेरे जो मतलब लेजेंड और फेवरेट इंस्पिरेशन ऑल माई लाइफ रहे हैं सचिन तेंदुलकर, उनको भी शायद ओडीआई से एटलीस्ट 2011 फाइनल के बाद अलविदा कह देना चाहिए था। मतलब अगर वो होते, वो कर चुके होते वहाँ, तो वो एक अलग लेगेसी के साथ जाते कि आपने एज अ वर्ल्ड कप विनर गेम को अलविदा किया। मे बी ही कुड हैव प्लेड टेस्ट क्रिकेट आफ्टर दैट, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें एक ट्रांजिशन फेज की रिक्वायरमेंट थी, पर ओडीआई में मुझे लगता है सचिन को वहाँ वापस कर देना चाहिए था। बाय सर अब हमारा अगला T20 टूर्नामेंट इंडिया और श्रीलंका में है, तो अभी उससे पहले जिम्बाब्वे में भी है। नहीं मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। इंडिया, बिल्कुल सही। तो तब तक 2 साल में जो हमारे यंगस्टर्स है, क्या वो परफेक्टली ग्रूम कर पाएंगे गौतम गंभीर ने? बिकॉज आप उन्हीं कंडीशंस में खेल रहे होंगे जिसमें आप आईपीएल खेल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा उनके लिए नई चीज़ होनी चाहिए। और आई वुड रियली होप कि फाइनल्स डे मैच हो, ये पहले से आईसीसी करे, बिकॉज कल देखिए आप एक डे मैच फाइनल का फ़र्क कितना हो जाता है कि दोनों टीम्स के पास हर तरह की गेम इन प्ले थी। अगर यही डे नाइट मैच होता तो सेकंड इनिंग में ड्यू होने के कारण तो स्कोर बिल्कुल ही गेम से बदल जाता है। तो यू वांट अ फेयर प्ले, यू वांट अ गुड टाइट फाइनल्स। आई थिंक आप शेड्यूलिंग बोले, जो मर्जी बोले, फाइनल्स शुड बी इन अ मोर इवन कंडीशंस, क्योंकि आप स्किल के बेसिस पे जीतना चाहते हैं, लक के बेसिस पे नहीं। बिकॉज आप कल देखें, कल टॉस एक तरह से एंड में तो नलीफाई हो गया थे सर। बिल्कुल मतलब अगर आप इंडिया टॉस हारती, पहले बॉलिंग करती और चेस कर रही होती, तब भी इंडिया को बहुत सारा डिसएडवांटेज पे नहीं थी। जबकि मैं कह रहा हूँ कि विकेट थोड़ी स्लो हो रही थी, पर उतना फर्क नहीं पड़ा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट विकेट वॉज स्टिल प्रीटी गुड टू बैट ऑन। सही है, मतलब आई थिंक आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कुणाल, मतलब इतना बढ़िया आपने एंड टू एंड एग्जीक्यूशन किया और एक नई जर्नी का पार्ट बने। इसके बाद कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते एक पॉडकास्ट करते हैं और जो चीज़ें लोगों ने रिक्वेस्ट की उनके आंसर्स देते हैं, जैसे कि कुछ इंडिया की फेमस विक्ट्रीज़ हो गई, सब चीज़ें हो गई, उनके बारे में बात करते हैं। अगला एक पॉडकास्ट मुझे लगता है शायद इस वर्ल्ड कप का रिव्यू पॉडकास्ट भी हो सकता है, जी, जहाँ पे हम डिस्कशंस करें। मतलब आपके हिसाब से आपके टॉप 5 मोमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप क्या थे अक्रॉस ऑल टीम्स? सर पहला मोमेंट कि जब पाकिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे थे और उस समय जब बिल्कुल मैच फंस गया था, एंड मोमेंट में वो भी आ गया था, तब वहाँ से इंडिया ने कैसा निकले, वो फर्स्ट ऑफ द मेरा बेस्ट मोमेंट था। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सर जो हेड की विकेट आई है,
वो वॉज द बेस्ट मूवमेंट फॉर मी। और तो सर क्रिकेट के फैन है, सारे मूवमेंट ही अच्छे लगते हैं, कल के तो बहुत सारे मूवमेंट अच्छे लगे मुझे। मुझे कहीं ना कहीं लगा था जब ये 3 स्पिनर जब बॉलिंग करे तो कहीं ना कहीं टर्न दिख रहा था, तो मेरे को लग रहा था कि हमारे जो स्पिनर्स है वो आज फिर से आउट परफॉर्म करेंगे। कुलदीप यादव आएंगे और उस साइड से अक्षर पटेल आएंगे, कहीं ना कहीं जडेजा भी अच्छा करके देखेंगे। वो बैकफायर हुआ सर, वहाँ पे थोड़ा दिल दुखा जब 24 रन 26 बॉल आ गया था, तो नहीं 26 रन 24 बॉल आ गया था, बॉल टू बॉल आ गए थे सर। और हमारा जो टेलीग्राम है सर उस पर तो बंदे कह रहे थे कि भाई मैच गया हार गए, तो सर बिल्कुल दिल टूट गया था। एक पल के लिए तो मैंने बंद कर दिया था लैपटॉप से, और क्या अब फोन पे देखते हैं जो होगा देखेगा। फॉलो किया बाद में लास्ट ओवर में दोबारा मतलब आई थिंक जब बुमराह को ओवर शुरू हुआ था लास्ट वाला 3 ओवर में 22 रही थे, तब दोबारा शुरू किया था देखना। अदरवाइज वो हार्दिक पांड्या ओवर तो मैं देख ही नहीं पाया पूरा मतलब वहाँ तो मुझे लगा था भाई बस अब नहीं हो सकता कुछ भी। मेरे जो आई वुड टॉप 5 भी नहीं, पूरे टूर्नामेंट के टॉप 10 मोमेंट्स कहूँगा अक्रॉस टीम, सभी टीम्स का मिला के। फर्स्ट वॉज आई थिंक विच गिव मी लॉट ऑफ प्लेजर वॉज USA विनिंग ओवर पाकिस्तान। नो ऑफेंसेस टू पाकिस्तान, ऑब्वियसली आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ द क्रिकेट फॉर ऑल दीज ईयर्स। दे हैव आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स यू विल एवर सी, बट एक न्यू टीम का वहाँ पे उतना बड़ा मैच जीतना, आई थिंक उसने कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट को सही डायरेक्शन में सेट किया था कि हाँ वी कैन सी लॉट ऑफ अपसेट्स ऑल्सो हैपनिंग। सेकेंड बिग मोमेंट फॉर मी वॉज वेरी सरप्राइजिंग वॉज अफगानिस्तान मोमेंट्स। उनमें 3 मोमेंट्स थे, उनकी विक्ट्री अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उनकी विक्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और जिस तरह से वो बांग्लादेश को हरा के सेमीफाइनल पहुंचे। वो 3 ब्रिलियंट आई थिंक एग्जीक्यूशंस थे, और वो कमिंग ऑफ एज मोमेंट्स थे बांग्लादेश क्रिकेट के और अफगानिस्तान क्रिकेट के। और कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया को भी हेल्प किया, 2 मेजर टीम्स को नॉकआउट करके, जो इंडिया के नेमेसिस हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आई वुड से साउथ अफ्रीका नेपाल मैच वाज अ बिग थिंग, बिकॉज नेपाल आप सोचिए ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप विनर्स को हराने वाले थे, और आई थिंक कुछ गलतियां हुई उस मैच में उनसे, लैक ऑफ मैच्योरिटी था। और स्टिल आई वुड से कि कुछ एम्पायरिंग डिसीजंस भी कंट्रोवर्सी में आए। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था इस टूर्नामेंट को लेके, जो मुझे लगता है कि एक बड़ी मेमोरी है मेरे लिए जो रहेगी। उसके बाद आई थिंक जो अगले बड़े मोमेंट्स थे जिनको मतलब मैं आई वुड स्टिल गो बैक एंड चेरिश, वो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान मैच का मैंने पहले डिस्कस किया कि जहां बुमराह ने 6 ओवर 40 रन पे मैच वापस खींचा, और जहां लग रहा था कि अब पॉसिबिलिटी नहीं है, वो बहुत बड़ा मोमेंट था। मतलब कि क्लियरली रोहित शर्मा की इनिंग्स 41 बॉल 92, मतलब अभी भी उनमें इस तरह की इनिंग्स खेलने की फायर पावर बची थी, ये ज़्यादा लोगों ने उम्मीद करी नहीं थी। वहाँ ही शोड हिज लीडरशिप स्किल्स। वो लोग कह रहे हैं ही इज़ नॉट अ कैप्टन, इज़ अ लीडर, वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ट्रू है। वो बहुत बड़ा मोमेंट था। उसके बाद आई वुड से जिस तरह से इंडिया बॉलिंग में भी उस मैच में वापस आई, वो भी बहुत बड़ी कहानी थी। फिर सेमीफाइनल्स में स्काई और रोहित शर्मा के बीच की पार्टनरशिप, क्योंकि मुझे वो लग रहा था कि यहाँ अगर एक विकेट और गई तो इंडिया मैच हार भी सकता है, वो बहुत बड़ी कहानी थी। फिर जिस तरह से आई थिंक फाइनल्स में तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जहाँ इंडिया ने आई थिंक जो लास्ट 4 ओवर्स में करके दिखाया, 5 ओवर्स ही बोलूँगा बिकॉज बुमराह को ओवर ने भी टोन सेट किया, जो 4 रन ही आए, अनबिलीवेबल। और स्काई का कैच तो शायद पता नहीं कितनी बार रिपीट पे हम देखेंगे। तो बड़े सारे मोमेंट्स इस वर्ल्ड कप में थे, बहुत कुछ था, टॉप परफॉर्मेंसेस, मतलब 4 की रन रेट पे बुमराह ने पूरा वर्ल्ड कप निकाला है। मतलब आप क्या बोले इसके बारे में, मतलब 9 मैच खेले, यानी आई थिंक 8 मैच खेले हैं इंडिया, और 8 मैच में आपने 15 विकेट्स भी लिए हैं, जिसमें से एक US वाले मैच में आपको कोई विकेट नहीं मिली उसके बावजूद। और आई थिंक शायद उसमें अपना पूरा बेस्ट दे भी नहीं रहे थे बुमराह, बिकॉज ऑब्वियसली उतना बड़ा मैच उनके लिए था भी नहीं, और अदरवाइज आपको किसी ने रन ही नहीं मारे। और जो चौके भी गए हैं तो ऐसे नहीं थे कि बहुत कन्विंसिंग शॉट्स गए हैं। एक हेड के अगेंस्ट एक वो पावर प्ले का ओवर छोड़ दें तो किसी ने भी आपको नहीं स्कोर किया। मतलब आपको जब भी किसी ने मारने की कोशिश की, फिल सॉल्ट ने मारने की कोशिश की, तो वो बोल्ड हुआ। और वो टेस्ट मैच तरह की बॉलिंग थी कि आपने बैट्समैन को पूरा मेंटली ख़त्म कर दिया और बोल्ड किया। बहुत आई थिंक बहुत सारे ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस। रोहित शर्मा की बैटिंग ऑलमोस्ट टॉप स्कोरर रहे इस टूर्नामेंट के, 24 रन से रह गए, पर उनका वो कनाडा वाला मैच अगर मिल जाता तो शायद वो भी हो जाता। तो और विराट कोहली ने जिस तरह से फाइनल में दिखाया कि वाई ही इज़ अ लेजेंड, मतलब इतने हाई प्रेशर सिनारियो में जब पावर प्ले में आपके 3 मेजर बैट्समैन निकल चुके हैं,
वहाँ से उस मैच को वापस खींच के लाना, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर इस विकेट पे थोड़ा स्लाइटली अबव पार मैं अभी भी बोलूँगा, कुछ मुझे लगता है कि इंडिया ने थोड़ा स्पिन प्लान गड़बड़ किया, शायद नहीं तो मैच ये उतना टाइट और ना होता। और 6 ओवरों में जब आपके पास हार्दिक पांड्या थे तो शायद वो थोड़ा हाई रिस्क गेम हो गया अगेंस्ट क्लासन। अदरवाइज आई थिंक ब्रिलियंट था, मतलब जो वॉट एवर वी सॉ। सर एक मोमेंट जो मुझे भी पसंद होगा, आपको भी पसंद होगा, पूरे भारत को पसंद होगा, कि एक बंदा, मैं नाम बाद में लूँगा, जो पूरे टूर्नामेंट शांत रहता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता है, और वो फाइनल जीतने के बाद ऐसे उठ रहा है, राहुल द्रविड़। क्या सर उनका, क्या हमने ये पहले भी देखा लॉर्ड्स के ग्राउंड में जब हम जीते थे, पहले कभी एक मैच जीते थे, और आज भी राहुल द्रविड़ में वही एनर्जी हमें वापस मिली एज अ कोच। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि अपना वो टेन्योर भी एंड कर रहे हैं एज अ विन, एज अ हेड कोच। एक प्लेयर और है जिसके बारे में हमने बात बिल्कुल नहीं की है, जो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में शायद मैन ऑफ द सीरीज भी डिजर्व करते थे, हार्दिक पांड्या। What he's gone through in last 3 months, जितना उनको बू मिला, जितना उनको क्रिटिसाइज किया, हमने भी उनको कम नहीं क्रिटिसाइज किया, हमने भी उनको उस टाइम काफ़ी क्रिटिसाइज किया, बिकॉज रोहित शर्मा वाला एंगल प्लस द वे ही वाज हैंडलिंग थिंग्स वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। ही वाज नॉट अप टू हिज मार्क। मैंने कहा था कि कम द आईसीसी टूर्नामेंट विल बी अ डिफरेंट बीस्ट। अगर मैच बाय मैच देखिए उन्होंने कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। उन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट विकेट्स ली वहाँ पहले मैच में, फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट ही वॉज द टर्निंग पॉइंट। उन्होंने जो फ़खर जमान को आउट किया और जितना उन्होंने वो जो टाइट ओवर्स निकाले, वो 48 बॉल 48 तक आ गई थी गेम जब फ़खर जमान आउट हुए, तो वहाँ गेम बदला और वो बहुत क्रिटिकल स्पेल था उनका, हार्दिक पांड्या का। उन्होंने उसके बाद शादाब को भी रोका। फिर अगर मैं सुपर 8 की बात करूँ तो अफगानिस्तान वाले मैच में हम एक बार फंस गए थे 90 पे 4 पे, वो स्काई के साथ पार्टनरशिप में उन्होंने वापस निकाला मैच। उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट तो 27 बॉल 50 अगेन उन्होंने अबव पार स्कोर लेके गए। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आई वुड से कि अच्छा उन्होंने फिनिश किया कि जो उनकी कैपेबिलिटी है। और सेमीफाइनल में वो दोनों छक्के, उन्होंने मोमेंटम बदला इंडिया का, वहाँ पे काफ़ी बड़ा मोमेंटम शिफ्ट था। और फाइनल्स में तो उनका आई थिंक स्पेल ईजिली ही कुड हैव बीन द मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल्स आल्सो, बिकॉज बदला उन्होंने क्लासन की विकेट और मिलर की विकेट, 2 सबसे बड़ी विकेट्स तो उन्होंने ही ली एक तरह से। तो और जिस तरह से वो रोए, जो इमोशनल आउटबर्स्ट था, वो दिख रहा था कि इस बंदे ने काफ़ी कुछ देखा। ही जस्ट रिसेंटली लॉस्ट हिज डैड ऑल्सो, काफ़ी कुछ गया उनके साथ, बहुत कुछ हुआ है। पूरा कंट्री उनका एक तरह से दुश्मन बना बैठा था, छपड़ी पांड्या पता नहीं क्या क्या हुआ, उसके बाद वापस आना बहुत बढ़िया बात है। एक मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है कि व्हाट ही इज, एंड ऑल 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं। आई थिंक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था वो भी, और सही था ओवरऑल। आई थिंक ब्रिलियंट वर्ल्ड कप कैंपेन, वन फॉर द एजेस, एंड आई एम लकी कि हमने इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत सारा प्यार बटोरा इन सब के साथ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब बहुत अमेजिंग। टेलीग्राम ग्रुप ने बहुत सिखाया, मतलब इतने ब्रिलियंट एनालिस्ट बैठे हैं इंडिया में जिनको इतना कुछ पता है, इतनी डिटेल, इतनी माइक्रो डिस्कशंस करनी आती हैं, अमेजिंग। एंड आई एम वेरी श्योर ये कल्चर और बढ़ेगा हमारा, और इसे और बड़ा करेंगे और कुछ सीखेंगे। और आई कुड लिव द मोमेंट्स ऑफ द फाइनल्स विद माई किड्स, और आई होप कि वो भी कुछ सीखें यहाँ से और कुछ बड़ा करें लाइफ में, और नहीं भी करेंगे, आई एम मोर देन हैप्पी। नहीं तो बंद करते हैं। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी चेरिश्ड लॉट ऑफ मोमेंट्स। वापस आते हैं और वर्ल्ड कप का रिव्यू भी कोशिश करेंगे, नहीं तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस, मतलब काफ़ी कुछ वैरायटी ऑफ पॉडकास्ट लेके आते हैं, 1 पॉडकास्ट पर वीक करते हैं। तो भाई इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पे करते हैं। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और वहाँ पे आप अपने मेमोरेबल जो मोमेंट्स से जो वर्ल्ड कप के फाइनल के या पूरे सुपर 8 या लीग मैचेस के वो शेयर कर सकते हैं। ज़रूर आने वाले पॉडकास्ट में हम उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो भाई वहाँ पे जाके फॉलो करिए हमें। वहाँ पे हम क्रिकेट के मूवमेंट्स को शेयर करते रहते हैं। और हमारा, जैसे कि भी सर ने मेंशन किया कि टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, एक से एक एनालिस्ट बैठे हैं, उसे भी आज आप उस ग्रुप को जाकर आप अभी ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें भी हम मैच के साइड बाय साइड एनालिसिस करते ही रहते हैं, और इतने सारे मूवमेंट्स भी शेयर करते हैं, हिस्ट्री के मूवमेंट्स भी शेयर करते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे मूवमेंट्स शेयर करते हैं। तो भाई एक लुक उसे भी ज़रूर देना। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद।